आवाज आ रही है? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज पार्क। तो आज हमारा 1 को करियर व्हील का ऑफलाइन पेपर हुआ है। ऑफलाइन पेपर आज हम लोग अपने सेंटर पे कराते हैं और क्लासेस हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। तो मैं यहाँ पे करियर व्हील का जो ऑफलाइन पेपर हुआ है उसकी मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं करूँगा। तो आप मेरी अप्रोच को देखिएगा, मेरी अप्रोच क्या है, और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको देख सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि जब भी हमें कोई पेपर सॉल्व करना होता है, इवन वो एमटीएस का हो या यूपीएसआई का हो या यूपीएससी का हो, तो सबसे पहले कुछ प्रोसेस होती हैं कि सबसे पहले हमारा तो सिलेबस एटलीस्ट 1 टाइम खत्म होना चाहिए 70 to 80%। अगर सिलेबस खत्म है तो फिर उसके बाद हमें कई पेपर भी सॉल्व करने की कई टेक्निक होती हैं। एक होता है कि डायरेक्ट हम सीधे ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, बट एक होता है कि हम कई चीज़ें स्किपिंग करके चल रहे हैं। तो यहाँ मैं अपनी सारी मेथड बताऊंगा कि कौन सा सवाल हमको पहले 1 राउंड में करना था, 2 राउंड में करना था, सिली मिस्टेक्स क्या हो सकती थी, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिर ओके, तो आज अपन सॉल्व करते हैं, पेपर देखते हैं। हाँ, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर कुछ भी आपको दिक्कत आती है या फिर कोई भी कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा क्या है। तो आप, हाँ, अगर ये पेपर अगर आपने अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया है यहाँ पे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, जो भी सवाल आए वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करे बाद आप कुछ कुछ देर के लिए आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप तब मेरे मेथड को देखिएगा, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही शुरू हो जाएंगे तो लेट के देख रहे हैं तो उतना प्रॉफिट नहीं करेगी। तो नाउ स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले तो आज हमारा जो सबसे पहले मैथ्स का क्वेश्चन था, ये था, क्या था, ये कोई डिजिट लिखी हुई है इतनी इतनी इतनी, क्या बताना है हमें, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है इसकी। तो एक्चुअली जब भी आता है, तो जब भी हमें पेपर सॉल्व करना होता है तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो अपने को क्या होता है कि ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब अगर मैं ऐसे इसको सॉल्व करना करूं तो सॉल्व भी कर सकता हूं, बट टाइम टेकिंग होगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि मेरी जो ऑप्शन है बहुत दूर दूर है। मीन्स एक 25,000 25,000 की बात कर रहा है, एक 20,000, एक 16,000 और एक 18,000, मीन्स मच डिफरेंस। तो मैं सीधे क्या करूंगा, एक वैल्यू मान करूंगा। तो सबसे पहले 44.89 है, तो क्या मैं इसको 45 मान सकता हूं? बिल्कुल। थोड़ा सा मेरा डिफर होगा आंसर, इसको भी मैं 45 मान सकता हूं अगर मैं 0.00686 को इग्नोर करूं। और ये अगर मैं इसको 101 मान लूं तो कुछ मेरी ऐसी वैल्यू आएगी, इसको मैं इग्नोर करूं तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करने की भी टेक्निक होती, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये मेरा 45 एक्चुअली ये 45 का स्क्वायर बन गया। तो कोई भी अगर डिजिट हो और जिसके लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर करने का मेथड होता है कि सीधे 5 का स्क्वायर करो और आगे 2 में 1 का ऐड कर दो, यानी 3 2 जा 6। तो सेम यहाँ पे 25, 4 3 जा सॉरी 4 5 जा 20। ओके, तो ये हो गया। अब मेरा 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे 101 का, अगर मैं सीधे अब ऑप्शन पे जाऊंगा इसके बाद, तो अगर 25 है, अगर मैं 101 का मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स मैं अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा कुछ 20,000 सॉरी 20 25 00 कुछ ऐसे डिजिट जाएगी। और अगर एक का मैं फिर मल्टीप्लाई करता हूँ तो अराउंड मेरी ये जाके डिजिट यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो मेरी जो भी आंसर आएगी ये 20 से थोड़ा ज़्यादा आएगी। तो कोई 20 से थोड़ा ज़्यादा है क्या मेरी? तो एक, ये देखो, ये तो 25 गलत, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो मेरा 20 से ज़्यादा एक था। तो मैं सीधे इसको क्लिक करूंगा। ओके, मैं समझा रहा हूँ गाइड, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप टेक्निक सीखने की, काम की चीज़ें सीखिएगा, ना कि टाइम देखिए कि भाई आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। अगर सॉल्व करने की बात है तो और तेज किया जा सकता है। ओके, इसके बाद है कि मीडियन बताइए। तो एक्चुअली मीडियन एक फार्मूला बेस भी होता है, तो हमें पहले मीडियन के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी मीडियम होता है, मीडियम हमें जब भी फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम डिजिट्स को एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लगाते हैं। फिर उसके बाद टोटल डिजिट काउंट करते हैं। अगर इवन है तो हम एक फार्मूला लगाते हैं, n/2a पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बाई 2। अगर मेरी ऑड है
तो n+1/2वें पद का मान, ये मेरा डायरेक्ट आंसर होता है। तो सबसे पहले इस डिजिट को हम लगाएंगे एक असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जब असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो हमें देखो सबसे पहले यहाँ पे एक धब्बा क्या हो सकता है कि कुछ डिजिट माइनस में दी हुई हैं, कुछ दी हुई हैं प्लस में। तो नंबर लाइन का हमें यहाँ पे बेसिकली नॉलेज होना चाहिए कि जो मेरी नंबर लाइन होती है ये होता है 0, और इधर साइड में जाऊँगा तो -1 -2, और इधर जाऊँगा तो +1 +2 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ सीधे तो मेरी सबसे पहले क्या आएगी, माइनस वाली वैल्यू। तो माइनस और प्लस में इसमें सिली होने क्या है कि जल्दी जल्दी में हमें पता होता है कि प्लस का 3 इज ग्रेटर देन प्लस का 1, बट जब भी माइनस में होती है तो माइनस की जो वैल्यू जितना ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा लेस होगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखूंगा क्या होगा मेरा, माइनस का 3, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ माइनस का 3। देन इसके बाद माइनस है क्या कोई एक और, मेरा माइनस का 3 है तो माइनस का 3। देन इसके बाद मेरा माइनस का 1 और मेरी कोई माइनस की वैल्यू नहीं है। ओके, इसके बाद फिर आ जाएगा 0। फिर इसके बाद कोई 1 है क्या, तो 1 नहीं है मेरा। 2 है तो 2 2। 3 है क्या, 3 नहीं है। 4 नहीं है। 5 है मेरे, तो 1 5, तो 1 मेरा 5 यहाँ से हो गया। 1 5 2 5 5 5, और कोई मेरा 5 है क्या, 2 5, और एक ये मेरा 3 5 6 है। हाँ 1 2 3 6 हैं, तो मैं 3 6 लगा दूंगा तो 1 2 3। अब एक्चुअली इसको मैं जल्दी कैसे कर सकता था, सबसे पहले मेरी प्रोसेस क्या होती है, मैं इसको काउंट करूँ टोटल 2 4 6 8 10 12 1 13, यानी मेरी ऑड आई। तो मेरी जो 13 + 1/2वें पद का मान मुझे बताना है तो मेरी 7वीं वैल्यू होगी। तो मुझे ये पूरा लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं सीधे 7वीं वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या मेरा आंसर में, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल मेरी 13 वैल्यू हैं। तो अगर मैं इसको काउंट करता हूँ 13, तो 13 हुआ, तो मेरा 13 + 1वें पद का मान, यानी मेरा आंसर आएगा 7वें पद का मान। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें पद की मान मेरा 5 आ रहा है। कोई आंसर है क्या, 5? आंसर आर 2 डिफरेंट, इट कुड बी रॉन्ग आल्सो। तो और कुछ है क्या, इधर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो गाइस इसको मुझे लग रहा है कुछ रॉन्ग है, देखते हैं कुछ देर में। 2 3 है, ओके। तीसरा देखते हैं। बोला है एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन का काम करती थी, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि 3,000 रुपये और 30-60 रुपये है। मतलब कोई बोल रहा है कि, सबसे पहले मैं सवाल को थोड़ा आराम से पढ़ूंगा। तो बोला कि कोई मेरी एक कंपनी है जो क्या कर रही है कि एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है, मीन्स 7वें दिन छुट्टी रही होगी। ओके, तो जब 6 दिन काम करती है तो लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों के भुगतान कुल राशि, मतलब जब लगातार श्रमिकों ने वर्क किया तो उसके लिए क्या टोटल राशि दी गई 3,000 और 30-60 रुपये। तो अगर पहले दिन क्या बोल रहा है कि 10 पुरुष और 8 महिला, तो मेरे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने पहले दिन जो थे मेरे 10 मेल और 8 फीमेल थी। ओके, और ये 10 मेल और 8 फीमेल ने टोटल कितने दिन वर्क किया, 6 दिन, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रखा है 6 दिन वर्क करते हैं। तो जब 6 दिन वर्क किया तो टोटल कितने, 3,000 रुपये का इन्होंने काम किया। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रही है, और 12 पुरुष, तो ये मेरे हो गए 12 मेल, और आगे 12 पुरुष और 6 फीमेल, 6 फीमेल, ये भी टोटल 6 दिन काम करते हैं। तो ये टोटल निकालते हैं कितना, वो 30-60 रुपये, तो टोटल 30-60 रुपये राइंड करते हैं। तो दूसरे सप्ताह में काम करें तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला की भुगतान की गई रकम, तो मुझे क्या करनी है, एक मेल और एक फीमेल की वैल्यू बतानी है यहाँ से निकाल के। तो सीधे बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल आएगा। तो 6 से काट देंगे, 6 5 जा 500, 6 5 जा 6 1 जा, ये हो गया। अब इसको मैं सीधे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से मेरा हो गया 10 मेल और 8 फीमेल की वैल्यू हो गई 500, 12 मेल और 6 फीमेल की। तो सबसे पहले इसको मैं एक को इक्वल कर लेता हूँ। अगर देखो चूंकि मेरी जो आंसर है फीमेल में 2 में 25-25 मिल रहा, अगर मैं केवल एक दोनों मुझे सॉल्व भी करने पड़ेंगे, ऑप्शन भी मेरा यहाँ पे नहीं लग पा रहा है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये 12 मेल है, यहाँ 10 मेल है, तो अगर मैं 10 और 12 का एलसीएम ले लेता हूँ तो मेरा आ जाएगा 60। तो मैं यहाँ 60 मेल कर सकता हूँ। तो अगर 60 करनी है मुझे यहाँ पे, तो ये मेरा 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 60m + 8 6 जा 48f इक्वल टू
यहाँ करता तो 56 से 300 तो सही 3000, यहाँ पे मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 60m प्लस 5 6 का 30f बराबर हो जाएगा 5 5 करना 5 5 5 25। अब इन दोनों को मैं घटा दूंगा तो यहाँ 60 मेल प्लस प्लस माइनस इसका काम खत्म, यहाँ माइनस, तो ये मेरा हो गया 18 फीमेल इक्वल टू, यहाँ मेरा अगर मेरा 3000 में 25 25 घटाता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 450, सॉरी, तो ये मेरा हो गया 450। नाउ मैं इसको सॉल्व करूँगा तो f इक्वल टू मेरा हो गया 450 बाई 18, तो 9 5 जा और 9 2 जा तो 25, तो मेरी जो एक आ गई, एक फीमेल जो एक दिन में कमाती है टोटल 25 रुपए, तो मेरा 25 यहाँ है 25 यहाँ, ये दोनों ऑप्शन मेरे गए। अब सीधे मैं एक इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, मेरा मेल की आ जाएगी। तो फीमेल मेरा कितनी थी 25, तो मैं यहाँ पे ही पुट करे दे रहा हूँ, ये इजी है। तो ये मेरा 60m प्लस ये 25 क्या थी मेरी फीमेल, तो 25 थी 75, तो 750 इक्वल टू मेरा आ गया कितना 25 50। मैं इधर 750 माइनस किया तो 0550, 15 में 7 गया 8, 1800। तो मेरा मेल कितना आ गया, 60 का इधर डिवाइड करेंगे तो 30, तो 30 है क्या मेरे ऑप्शन में, हाँ, तो 30 25 मेरा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट बोला है लेट एज्यूम पी क्यू आर आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, मतलब बोला है कि पी क्यू आर जो है मेरे ये अलग अलग डिफरेंट इंटीजर हैं। फिर बोला है आर एक क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, मतलब जो आर की वैल्यू मुझे लेनी होगी या फिर जो भी करना है, ये आर जो है एक क्या है मेरा पॉजिटिव इवन नंबर है। फिर आगे बोला जबकि पी एंड क्यू धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक, तो बोला है निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो ये एक्चुअली होती है थ्योरम, और जब भी थ्योरम होती है तो ये सारी वैल्यूज पे सेटिस्फाई करती है। तो हम इसको इस तरह ना सॉल्व करके हम सीधे वैल्यू प्लेट करेंगे, जो जो ऑप्शन अपने निकल आए वो आंसर, मतलब कट निकल आए वो आंसर, जो नहीं निकले उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे पी क्यू आर लेट बोला है, तो आर एक क्या है धनात्मक समपूर्णांक है, तो लेट मैंने आर की वैल्यू ले ली 6, और मुझे डिफरेंट लेनी, ये ध्यान देना है। और आगे की वैल्यू जबकि पी और विषम है, तो लेट मैंने पी के ले लिया 1, और क्या था क्यू, तो क्यू को मैंने ले लिया क्या 3, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट हो गए। अब चेक करता हूँ ऑप्शन पे, तो बोला है क्यू, तो क्यू मेरा कितना है 3। आगे p माइनस आर, तो p की वैल्यू कितनी है p1 माइनस आर यानी 6, तो ये मेरा हो गया 5 3 जा 15। माइनस प्लस नहीं ध्यान देना, हमें बस इवन और चेक करना है, क्योंकि अगर बड़ी ले लेंगे ये वैल्यू तो माइनस हट जाएगा। तो ये मेरा आया क्या 15, तो 15 क्या है मेरा ऑड, तो ऑड तो है, अपने को रॉन्ग बताना था, तो ये तो सही हो गया। दूसरा चेक करते हैं, बोला p माइनस आर स्क्वायर इज इवन, तो p क्या है मेरा 1, r क्या है ये, तो p माइनस आर यानी 6 में 1 गए, तो इसका बोला है कि इसका वर्क करते हैं तो 25 आया। क्या ये इवन है क्या, नो, ऑड है, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, अगर बस मैं यहीं से करके निकल भी सकता हूं, बट मुझे ये भी ऑप्शन चेक कर लेने, हो सकता है कुछ अलग भी हो बट होगा नहीं ऐसा। तो बोला है सेकंड क्या है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर मेरा हो गया 9 इंटू पी माइनस आर, माइक नहीं चल रहा है क्या, ओके। तो नेक्स्ट क्या है p माइनस आर, p की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1, यानी यहाँ से मैं अगर माइनस करता हूँ 1 माइनस 6 यानी 9 5 जा 45, तो क्या मेरा ऑड है, यस ऑड। ये यहाँ अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो इवन ही आएगा, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया बी, बिकॉज क्योंकि मुझे क्या बताना था रॉन्ग कौन सा है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेरा ये क्वेश्चन है, एक्चुअली देखो मैं इनको ये मेरे क्वेश्चन इनको मैं फर्स्ट राउंड में कर रहा हूँ, क्योंकि इनको हम फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं, अगर बड़ा आए तब अपने को थोड़ा बड़ा करना, मतलब उसको स्किप करना होता है। तो बोला है कि ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बी ने कुछ समय बाद इतने रुपए के साथ एक व्यवसाय में शामिल हो गया, यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ सीधा किया, तो बी ने कितने महीनों के बाद शामिल हुआ। तो गाइज यहाँ पे सिली मिस्टेक्स क्या होती है, इसने पूछ रखा है कितने महीनों के बाद शामिल हुआ, हम लोग कभी कभी डायरेक्ट अगर जल्दी करते हैं तो क्या निकाल देते हैं सीधे कितने महीने में शामिल हुआ। तो अपने को यहाँ कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी मेरा प्रॉफिट कोई भी होता है तो हम प्रॉफिट मेरा इस बात पे डिपेंड करता है कि मैंने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और मेरा कितना मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, और मेरा टाइमिंग क्या है। तो जब भी मेरा प्रॉफिट वही निकलेगा जब मेरी इन्वेस्ट और टाइमिंग को मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मेरा क्या निकल आता है प्रॉफिट। तो सेम यहाँ पे बोलता है कि ए ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, तो लेट मैंने कर लिया कि ए जो है मेरा ए की इन्वेस्टमेंट 75,000 है। अब यहाँ पे देखो सारी मतलब मेरी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू, तो इनको मैं छोटा भी कर सकता हूँ।
तो ये बोला 750 मैंने लेट कर लिया, 20 यहाँ से हटाया मैंने, 20 यहाँ से हटाया, और बी जो है मेरा 375, यानी मैंने लेट कर लिया कितने रुपए कर रहा है। तो ये मेरी इनकी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या बोला है, उनकी जो है वर्ष के अंत में प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो यहां से हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट जो मेरा होता है इन्वेस्टमेंट और मेरा टाइम। तो प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे दे रखा है अपने को, तो अपने को क्या बताना है, टाइम। तो हम प्रॉफिट में अगर इन्वेस्टमेंट का डिवाइड कर दे तो टाइम निकल आएगा। तो प्रॉफिट मेरा कितना है 3:1, तो 3:1 मेरा हो गया प्रॉफिट। टाइमिंग मुझे बतानी है, तो ये मेरा ए ने 750 रुपये इन्वेस्ट किया, ये 375 किया। ए का मुझे टाइमिंग, चूंकि ये दे रखा है ना कि ए ने जब भी एक को देता है और एक को नहीं देता, तो हम एज्यूम करते हैं कि इसने, और दे भी रखा है कि ए ने टोटल 12 मंथ के लिए काउंट किया है, दिया है। तो ए मेरा 12 मंथ की हुआ, लेट मैंने टी कर लिया। तो काटते हैं इसको, तो 375 दूनी 2 टाइम में कट गया, तो 3 दूनी 600, 2 10 से 15, हाँ ये 2 बार में कट गया। तो ये मेरा हो गया 3 चौक 12। तो टोटल मेरा आई बराबर टी बराबर क्या निकल आया 8। तो क्या मैं हालांकि इसमें ऑप्शन भी नहीं है, नहीं कभी कभी क्या होता है ऑप्शन आर देता तो हम लोग सीधे मार के निकल जाते, बट थोड़ा ठहरिए, क्या है कितने महीने बाद। तो अगर इन्हें 8 महीने के लिए लगाया तो कितने महीने बाद आया था, मीन्स 4 महीने बाद आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट है, बोला है 4 उम्मीदवारों ABCD द्वारा प्राप्त अंक हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसे सवाल आते हैं तो बोनस पॉइंट तुरंत करना है, लेकिन कैलकुलेशन अपनी फास्ट होनी चाहिए। तो बोला है कि 4 उम्मीदवारों इतने इतने, इनका टोटल जो था पूर्णांक 500 था, इसमें से इतने इतने किया, तो बताना है कितने परसेंट इसका आया। तो 420 रुपी है, कितने पे 500 पे। तो मुझे क्या बताना है, प्राप्त अंक है, तो बोला किसका, वो किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पे है, मुझे सेकंड हाईएस्ट बतानी है। ओके, तो मैं सीधे सॉल्व करूंगा। तो 5 और ये 100 मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे परसेंट में बतानी है। तो 5 2 जा, यानी ये मेरा आ गया 84% पहला। सेकंड, ये मेरा 560 है, कितने में 720 में। तो 7 8 56, सॉरी कितने 8 7 56 और 8 9 72, यानी 1/9 की वैल्यू मुझे पता है कि 11 सही 1/11 होती है, यानी 11 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ये मेरी आ जाएगी अराउंड 77.77। ओके, फिर क्या है मेरी 500 में 600 415, तो 415 कितने में 500 में, तो इंटू 100। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा कितना हो गया 00 5 5 40 5 15, यानी कितना परसेंट 83%। तो मुझे पहला तो ये मेरा हो गया, सेकंड ये, इसको देख लेते हैं। तो 485 कितने में 650 में, सॉल्व करो तो 5 45 5 7 35, फिर आके 5 1 5 1 5 3 13। तो ये अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा कितने बार लगभग जाएगा 13 7 91, यानी 70 के आसपास रहेगा। तो मुझे सेकंड हाईएस्ट बताना था, तो पहला मेरा ये हो गया, दूसरा कौन सा हो गया ये 83 मेरा कौन सा है सी। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बोला है इफ 315 रुपीज इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर ईयर्स एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट रिसीव्ड। बोला है अगर 3125 रुपए को 4% वार्षिक दर से साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी। तो ये मुझे सवाल अधूरा लग रहा है क्या। ये बोला कि इतने 325 रुपए 4% की दर से कितने साल के लिए। अगर गाइस देखो यहाँ मुझे लग रहा है समथिंग इज मिसिंग। बाकी अगर मैं लेट करके चल रहा हूँ कि अगर 1 साल के लिए निकालते हैं तो कोई ऑप्शन अपना मैच कर रहा है क्या। तो टोटल 315 रुपी है। अब इसका क्या हमें होता है फंडा कि जो मेरा CI होता है सक्सेसिव होता है, मतलब एक के बाद एक बढ़ता रहता है। बट यहाँ ईयर नहीं दे रखा तो मैं 1 साल के लिए लेट कर ले रहा हूँ। तो 315 रुपी है, 4% पर एनम की है। तो अगर मैं इसको निकालता हूँ इसका 4%, तो अराउंड मेरा आ जाएगा 425। तो 25 एकन्नम 25 एकन्नम 25 हो गया मेरा, और ये 25 दूनी 50, और ये हो गया मेरा 25 30 75, 25 दूनी 50, सॉरी 25 पंचे 125। तो ये मेरा 1 साल का आ जाएगा 125। क्योंकि देखो यहाँ मेरा साल नहीं दे रखा तो ये सवाल मुझे मिसिंग लग रहा है।
तो लेट्स वर्क, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वास्तविकता में सवाल सही गलत। बाकी मुझे तो गलत लग रहा है, यहाँ जब तक ईयर नहीं देगा तो अपन नहीं बता सकते कि कितने साल के लिए निकालना है। तो 125 आया, अगर मैं 125 यहाँ ऐड कर रहा हूँ मेरा, तो ये हो जाएगा 55052, तो 3250। कोई है क्या 3250? तो एक साल के लिए कोई नहीं मिल रहा। और आंसर भी देखो मेरा यहाँ पे कुछ पॉइंट में जा रहा है, यहाँ से तो पॉइंट निकल ही नहीं सकता मेरा। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो बी अलर्ट, हो सकता है कुछ जान के भी रॉन्ग डाल दिए जाएं, ऐसे हर पेपर में डालते हैं। तो ये मुझे रॉन्ग लग रहा है, मार्क। नेक्स्ट क्या है, बोला कोई अजय है। अजय ने एक घर के निर्माण के लिए इतने मीटर माप का एक आयताकार भूखंड खरीदा। ओके, पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्ध व्यास और 7 मीटर अर्ध व्यास और 40 मीटर 40 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा। इस कार्रवाई के दौरान निकाली गई मिट्टी को समान रूप से मैदान में फैला दिया। मैदान की ऊंचाई में वृद्धि बतानी है। अब ये देखो, ये जैसे कॉन्सेप्ट अपने को क्या पता होता है कि जैसे इसने बोला कि कोई एक मैदान था, लेट्स अज्यूम ये मेरा एक कोई मैदान था। उसने बोला कि क्या था, आयताकार था। तो इसने बोला कि एक मेरा आयताकार एक मैदान था। इसमें क्या किया अजय ने, एक क्या बोला, पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्ध व्यास और 40 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा। तो कोई एक 7 मीटर जो मेरा अर्ध व्यास, तो ये मेरा कोई रेडियस जो इसकी जो अर्ध व्यास यानी इसका जो व्यास था इसका 7 मीटर था, और आगे क्या बोला 40 मीटर इसकी क्या थी, गहराई। तो इतने मीटर की ये कोई गहराई का एक कुआं खोदा, और ये जितनी मिट्टी यहाँ से निकली उसको मिट्टी को यहाँ पे क्या कर दिया, इसने फैला दिया। तो ये जो मिट्टी यहाँ से निकली इसने मिट्टी को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके फैला दिया। तो मुझसे यही पूछा है कि ये कितनी ऊंचाई इंक्रीज करेगी। तो अपने को कॉन्सेप्ट पता होता है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि हम कोई भी चीज़ कहीं से कुछ जितना निकालेंगे और उसको ऊपर जितना करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम तो हमेशा ही सेम रहेगा। तो सेम हम क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम है सेम इस पाइप के वॉल्यूम के मतलब वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे। जो भी आएगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। तो लेट्स करते हैं। तो बोला अजय बॉट अ रेक्टेंगल प्लॉट, आप उसकी लैंड की मीजरिंग क्या थी, 49 मीटर क्रॉस 46 मीटर। नेक्स्ट, टू बिल्ड अ हाउस एज अ फर्स्ट स्टेप ही डग अ वेल विद रेडियस ऑफ मीटर्स एंड डेप्थ ऑफ 40 मीटर विद अ रेडियस ऑफ मीटर्स। यहाँ तो अधूरा ही लिखा है। उसने पहले कदम के रूप में 7 मीटर अर्ध व्यास, यानी इसका जो मेरा व्यास दे रखा है ना 7 मीटर दे रखा है। डी मेरा अगर 7 मीटर है तो मेरी जो रेडियस हो जाएगी 7/2, और मेरी जो हाइट क्या हो गई 40 मीटर। तो के रूप में, तो इन दोनों का मैं वॉल्यूम इक्वल कर दूंगा, और मैंने एज्यूम कर लिया कि h मीटर की हाइट इंक्रीज होगी। तो इसका मेरा क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा इसके अंदर। तो इसका मैं वॉल्यूम क्या कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, यानी आर मेरा कितना है 7/2 इंटू एच मेरा कितना है 40। लेट इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा मेरा आंसर। तो 7 से 7 खत्म हो गया, 4 10 या 40, तो ये मेरा हो गया कितना 70 इंटू 22, 70 इंटू 22। अब ये मेरी जो हाइट हुई है मेरी, 1 मिनट भाई मुझे कुछ डाउट लग रहा है। इसने क्या बोला है 7 मीटर अर्ध व्यास, एक्चुअली ये अर्ध व्यास बोला है, यानी d/2 यही मेरी रेडियस होती है। तो ये एक्चुअली रेडियस दे रखा है, तभी तो मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि मैं कुछ रॉन्ग हूँ क्या। तो यहाँ 2 नहीं करेंगे, एक्चुअली ये रेडियस दे रखा है। क्योंकि देखो इंग्लिश में क्या लिख रखा है, रेडियस ऑफ मीटर, और यहाँ पे बीच में गायब किया हुआ है, तो ये मेरा रेडियस है। सॉरी, मैं इसमें फॉल्ट करूँगा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि वॉल्यूम अपने को इक्वल करना था, तो वॉल्यूम हमने इक्वल कर दी, और ये अर्ध व्यास बोला था, यानी एक्चुअली ये रेडियस ही दे रखा था। तो ये पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 7, तो ये मेरा हो गया कितना 280, इसका मल्टीप्लाई मैंने किया, और ये 22। इसको सॉल्व करते हैं, 49 क्रॉस 46, तो कटेगा मेरा ये 7 तो 49, 7 चौक 28, और कुछ कटेगा तो 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये मेरा हो गया 7 गुणे 46, और कुछ कटेगा 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 0, और ये 23, तो 23 सत्ते 161, और ये 440। अब इसको मुझे देखो ऑप्शन पे जाना होगा गाइस, ये थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ इरेज करूँगा।
तो ये मुझे देखो ये ऑप्शन से ही हो जाएगा, अब ज़्यादा मुझे सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो ये कहाँ गया, 450 मेरा आया क्या, 440 बाई 23 सत्ते 161, 161। तो अगर मैं इसका देखते हैं कितने टाइम पे ये चला जाएगा। मेरा एक आंसर 3 के आसपास है, एक 3 से थोड़ा ज़्यादा है, और एक 4 के आसपास है, और ये 4 के भी आसपास 3.5 के पास है। तो अगर मैं 161 का इसमें डिवाइड करूँ तो 3 टाइम अगर मैं ले जाता हूँ तो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, और ये 483। तो ये तो मेरा कम है 3 से। तो 3 से कम मेरे कितने ऑप्शन है, 3 से कम मेरा सिर्फ एक ऑप्शन है, क्या, 2.933। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। अगला इसमें थोड़ा मैंने ले लिया। ये देखो गाइस, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ देखो अधूरा सवाल है इंग्लिश में, हिंदी में कुछ और लिखे, इससे थोड़ा डाउट हुआ। पेपर में आप प्रिपेयर रहिए, ऐसी चीजें पक्का मिलेंगी आपको। नेक्स्ट क्या है, बोला है इसका क्या है, HCF क्या है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले देखो हमको अगर इसका HCF निकालना है तो 3 वैल्यू है, लेकिन तीनों की जो पॉइंट के आगे की वैल्यू है तीनों डिफर हैं। कैसे, ये मेरा पॉइंट 9 है तो क्या मैं इसको 9/10 लिखूं। अगर ये मेरा 48 है तो क्या 48/100 लिखूं। अगर ये मेरा क्या हो जाएगा 525/000। तो देखो जब भी हमें बेस मतलब जब भी हमें HCF या LCM फाइंड करना होता है तो हमें इसका जो ऊपर वाले नीचे वाले बेस होते हैं, बेस को इक्वल करना होता है, तभी निकाल पाएगा, नहीं ऐसे रॉन्ग होगा। तो इसका देखो इक्वल करने के लिए अगर हम ये 100 है तो एक जीरो के यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये भी 1000, और यहाँ पे हमें 2 जीरो बढ़ा देते हैं, तो तीनों के बेस इक्वल हो गए क्या। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इसका क्या बताना है, HCF। तो अब हम ऊपर वाली वैल्यू का HCF फाइंड कर लेते हैं। तो HCF अगर फाइंड करना है तो 3 मेथड होते हैं, एक तो हम डिफरेंस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक है कि हम सीधे यहाँ से वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लें। तो अगर ऐसे देखते हैं तो 900 में अगर इसमें से निकालते हैं तो मुझे 105 मिल जाएगा। देखो चूंकि ये 10 है तो 5 तो मेरा मिल गया। ओके, तो अगर 5 यहाँ से मिल गया तो मेरा हो गया 5, 18 पंचे 90, 180। यहाँ से लिया तो 5 9 45, 5 6 30, और यहाँ से मेरा क्या मिल जाएगा 5 1 9 5, और 5 बचे 25। और देखूंगा कुछ मिलेगा क्या मुझे, तो 5 8 1 9, 9 6 15, 5 1 6, देखो 3 मिल गया। तो 3 6 जा 60, तो यहाँ से मुझे एक 3 मिल गया, तो यहाँ 60, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, 3 5 15। तो और मुझे कुछ मिलेगा यहाँ से, यहाँ देखो इसकी मुझे 5 है, इसकी 2 है 0, तो और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ इतना मिलेगा। तो इसका ऊपर हो गया HCF ऑफ इसका ऊपर वाले का, एंड नीचे वाले का हम निकालते हैं क्या, LCM, क्योंकि यही एक मेथड होता है इसका। तो HCF इसका हो गया क्या, 5 3 जा 15, और इसका LCM कितना हो गया, LCM 1000 है सब में, तो 1000 मान लेंगे। तो ऑप्शन कोई मिल रहा है नहीं, तो अभी इसको और अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 5 15, सॉरी 5 से ही काट देते हैं, तो 5 3 जा 15, और 5 दूनी 10, 200। तो 3/200 है क्या कोई, तो ये हो गया। हाँ गाइज, आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सॉल्व करते जाइएगा मेरे साथ। पहले आप पॉज कर दीजिएगा वीडियो को, फिर सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बाकी ऐसे तो होगा ही। अब ये बोला है मैकेनिकल शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बन सकते हैं, वह शब्द हमेशा किससे, एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। मतलब मैकेनिकल वर्ड से टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं जिसमें क्या मेरा जो हमेशा वर्ड है मेरा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट हमें काउंट करने होंगे, और ये मैं देखूंगा तो ये मेरा परमुटेशन का है। अब गाइज ये जैसे ये टॉपिक आता है तो हो सकता है कि हम लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस ना की हो इस टॉपिक की, तो हो सकता है अगर पहले राउंड में हम इसको करने जाएं तो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो अगर आपको तनिक भी डाउट आता है कि भाई मैं इसमें फंस जाऊंगा या कर लूंगा, प्लीज स्किप दिस। मतलब स्किप करने का मतलब ये नहीं होता कि हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, स्किप करने का मतलब होता है कि हम सेकेंड राउंड में आ रहे हैं। बट मैं यहाँ तो सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसको देखते हैं। तो बोला है मैकेनिकल वर्ड, तो सबसे पहले मैं सीधे लिखूंगा मैकेनिकल वर्ड, MECHANICAL। तो ये टोटल मैकेनिकल, तो टोटल मैकेनिकल वर्ड में टोटल काउंट करूंगा मैं कितने वर्ड हैं, मतलब अल्फाबेट कितने हैं और टोटल वर्ड कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हैं। और 10 में से मुझे कितने का रखना है, 5 को, 5 अक्षरों का समूह बनाना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अक्षरों का बनाना है। अब उसने एक चीज कंडीशन दे रखी है, मेरी कंडीशन क्या है कि सबसे पहले आपको एक व्यंजक यानी एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है। टोटल कॉन्सोनेंट मेरे इसमें कितने हैं, M हो गया मेरा, C हो गया, H हो गया, M हो गया, C हो गया, H हो गया, और क्या है N हो गया, फिर मेरा हो गया C, और एक मेरा L हो गया। टोटल 2 2 4 1 6, तो टोटल मेरे कॉन्सोनेंट कितने हैं, 6।
तो इस प्लेस को मैं पहले प्लेस को टोटल कितने स्थान भर पाऊंगा? 6 तरीके से, क्योंकि ये मेरा रिजर्व है प्लेस। ओके, अब इसके बाद टोटल मेरे वर्ड कितने थे? 2 4 6 8 10 10। तो पहले प्लेस में जो भी आएगा मेरा, इन्हीं में से वैल्यू आएगी और इनको मैं 6 तरीके से भर सकता हूँ। फिर इसके बाद जो मेरा सेकेंड प्लेस आएगा, पहला तो वर्ड मेरा चला गया, अब मेरे पास वर्ड जो घटते जाएंगे बचते जाएंगे, तो मैं इस प्लेस को 9 तरीकों से भर सकता हूँ, क्योंकि हमेशा एक वर्ड तो इसमें आ ही जाएगा। फिर इसमें मेरे कितने 8 तरीकों से, इसको कितने तरीके से भर सकता हूँ? 7 तरीकों से, और इसको कितने 6 तरीकों से। बट एक प्रॉब्लम क्या आई है कि इसमें कुछ वर्ड रिपीट भी हो रहे हैं। रिपीट कौन से वर्ड हो रहे हैं? एम रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। ई रिपीट हो रहा है क्या? ई नहीं। सी रिपीट हो रहा है, हाँ 1 2, तो सी मेरा कितने टाइम रिपीट हो गया? 2। एच है क्या रिपीट? नहीं। ए है? ए हाँ, तो 2 वर्ड मेरे 2 बार रिपीट हुए। तो जब भी रिपीटिशन आती है तो हमें उसे कैंसिल करना होता है, क्योंकि रिपीट वर्ड नहीं पूछा है इसने। तो कितने तो हो गया टोटल मेरा 6 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, और ये टोटल मेरा कितना हो गया? 2 क्रॉस 2। क्रॉस कर दो जो भी आएगा आंसर। तो अब देखो यहाँ पे आंसर की यूनिट डिजिट क्या है? 1 की 6, 1 की 4, 1 की 4, 1 की 5। तो मैं यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व करूंगा, पूरा टाइम नहीं है सॉल्व करने का मुझे। तो 2 से काटा मैं, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटा 2 2 जा 4। तो ये मैं अगर यूनिट डिजिट चेक करता हूँ तो 2 7 14 यानी 4, 4 6 24 यानी 4, और 4 9 36 यानी 6, 6 36 यानी 6। तो यूनिट डिजिट मेरे क्या आना है? 6। तो बस आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, यूनिट डिजिट 6 मिल गई, बस आगे नेक्स्ट इसको देखेंगे। बोला है 15 लीटर घोल जिसमें 40% एसिड 60% पानी है, उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड और 40% पानी है, परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए। हाँ, तो इसको पहले राउंड में करेंगे, इजी है। तो बोला है टोटल क्या है? 15 लीटर घोल है, तो ये कोई 15 लीटर घोल है जिसमें क्या है? 40% एसिड। तो एसिड मेरा कितना है? 40%, और वाटर कितना है? मेरा वाटर है कितना? 60%। तो मुझे टोटल वाटर फाइंड करनी है। तो अगर ये 60 है, ये 20, तो टोटल 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। तो 5 की वैल्यू 15 है, तो 3 2 5, तो 5 3 जा 3 बार, तो एसिड मेरा कितना हो गया? 6 पहले मिश्रण में, और वाटर कितना हो गया मेरा? 3 2 जा 3 3 जा 9। आगे क्या बोला है? दूसरे में 25 लीटर मिश्रण है, तो इसमें 25 है। इसमें क्या है? जिसमें 60% एसिड और 40% क्या है? वाटर। तो इसमें मेरा 60% एसिड और 40% वाटर कितना है? 2। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 25। तो इसमें मेरा एसिड हो गया 5, तो 5 3 15, और ये कितना हो गया? 10। तो ये टोटल मेरा निकल आया जो एसिड वाटर का है। अब आगे क्या पूछा है? परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है। तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा, अब रिजल्टेंट क्या आएगा? 19। अगर मैं इन दोनों को मिक्सअप कर देता हूँ 21। तो बोला है इनमें से जो रिजल्टेंट आएगा इसमें पानी का प्रतिशत क्या है? तो पानी कितना है? 19। कितने में? 21 9 40, यानी 40। 21 19 40। तो इसमें देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 100, तो 20 दूनी 40, 20 25 100, यानी 95/2, यानी अपना 95/2 कोई है ये 47.50। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है यदि ये है तो के संभावित मान है। तो अब इसको जैसे सॉल्व करना है, तो क्या इसमें देखो, आप पहले इसका ऑप्शन चेक करेंगे। तो ऑप्शन में एक है -2 -1 -1 1 और -1/2 +1/2। मतलब ये जो पहले वाले हैं और में दे रखे हैं, पहले वाले आंसर मेरे मैच हो रहे हैं। अगर इनमें से मुझे एक भी आंसर मैंने निकाला तो मैं सीधे क्लिक करूंगा, आगे वाला नहीं निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक से ही मेरा हो जाएगा। तो बोला है ये ऐसे है। तो ये देखो एक इक्वेशन है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो मेरा x बराबर हो जाएगा, मैं एक एक को इक्वल कर दे रहा हूँ के। तो x बराबर मेरा हो जाएगा k y + z। ओके, नेक्स्ट मेरा y बराबर हो जाएगा k x + z। फिर मेरा हो जाएगा क्या? z बराबर k x + y। ओके, अब मैं देखो यहाँ से क्या करूँगा, तीनों को सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मुझे फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? के की वैल्यू तभी फाइंड हो सकती है जब मेरा ये x + y + z जो भी है ये खत्म हो। तो ये मेरा हो गया x + y + z इक्वल टू, ये मेरा क्या हो गया? के कॉमन मैंने ले लिया, तो ये मेरा हो गया 2x + y + z। तो क्या यहाँ से x + y + z और x + y + z कैंसिल कर दूं क्या मैं? हाँ, तो ये k + j k + d, तो ये हो गया 1 = 2k। k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 1/2। तो k की वैल्यू मेरी कोई 1/2 है क्या? तो एक 1/2 है, यहाँ -1/2 -1, ये दोनों काम खत्म। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ये। लेकिन और में -1 भी दे रखा है, तो मैं इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, बाकी पेपर में आप लोग सीधे इसको मार के क्लिक करेंगे, ये आंसर हो जाएगा।
अब ये अपने को फाइंड करनी है एक और वैल्यू। तो यहाँ से देखो दे रखा है क्या, हाँ, कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो x इक्वल टू क्या है, के, x इक्वल टू दे रखा है के वाई प्लस जेड, ठीक। और यहाँ से अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है, और कहाँ गया ये x प्लस वाई प्लस जेड, और ये इसकी x प्लस वाई प्लस के, तो ये हो गया के वाई प्लस जेड। तो वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहें हम, ये देखो ये इक्वेशन है वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर यहाँ से हमने कट की तो ये क्या है, के इक्वल टू 1/2, सॉरी इसको मैं भी करता हूँ, और एक के की वैल्यू -1 आएगी। नेक्स्ट बोला है कि 3 पाइप पी क्यू टाइम लग रहा है, तो उस वजह से मैंने उसको कर रहा हूँ, बाकी वो यहीं से के प्लस 1 की इक्वल एज ए समथिंग आएगा, तो के की वैल्यू -1 आ जाएगी, उसको मैं बाद में सॉल्व करता हूँ पेपर के लास्ट में। तो बोला है 3 पाइप हैं पी क्यू आर, एक टैंक को क्रमशः 38, 44 और 28 मिनटों में भर सकते हैं। शुरुआत में टैंक क्या था, खाली है, तो पाइप पी को सुबह 9:41 को खोला गया, 8 मिनट बाद पाइप क्यू को खोला गया, क्यू पाइप खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक टैंक को भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए। ओके, तो जब भी ऐसे सवाल आए तो टेक अ पॉज, अगर इसको आप पहले राउंड में स्किप करना चाहें तो यू कैन स्किप, क्योंकि ये टाइम लेगा, अगर आपने तनिक भी जल्दीबाजी की तो रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो करते हैं। तो बोला 3 पाइप हैं, क्या है, पी क्यू और आर। ये क्या है, पी जो है मेरा 38 मिनट में भर सकता है, क्यू जो है मेरा 44 मिनट में भर सकता है, और मेरा आर कितना है 28 मिनट में भर सकता है। तो मेरा पाइप खाली था, तो मैं टोटल टैंकी की पहले क्या निकालूंगा, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकालना है तो मेरा यहाँ से 19, इनका एलसीएम लूंगा मैं, तो 19 दूनी 38, यहाँ क्या है 44, तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। ओके, फिर क्या है 28, तो 7 है क्या मेरा, तो नहीं है, तो 7 4 जा 28। अब इनका मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ तीनों की, तो 38, 19 दूनी 38, तो 19 दूनी 38 इसकी है, तो ये मेरी इफिशियंसी क्या निकल आई, 11 दूनी 22, 7 154, इसकी एफिशिएंसी क्या निकल आई 44, ये था, हाँ ओके 44, यानी 11 दूनी 22 दूनी 44, तो 19 7 133, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई 133। फिर R28 तो 7 चौक 28, तो ये हो गया मेरा 109 209, इसकी एफिशिएंसी मेरी कितनी हो गई 209। आप सॉल्व करेंगे यही निकलेगा। फिर आगे क्या बोला है, पी को सुबह 9:41 को खोला जाता है, तो अब ये मेरा कुछ टाइमिंग दे रहा है, प्रोसेस कैसे खोल रहा है। तो बोला पी को 9:41 पे खोला गया और 8 मिनट बाद पाइप क्यू को खोला जाता है। मीन्स स्टार्टिंग के जो पी जब खुला था तो उसके स्टार्टिंग के 8 मिनट में ओनली पी ने वर्क किया, तो पी ने वर्क किया 8 मिनट तक, तो पी की इफिशियंसी कितनी है 154। तो 154 इफिशियंसी के साथ 8 मिनट में जितना वर्क करेगा वो पहले निकाल लेंगे, तो 8 चौक 32, यानी 3 8 पे 40, 43 4 8 8 4 12, यानी टोटल इसने कितना वर्क किया 1232। तो ये इतना वर्क मेरा हो चुका है 8 मिनट तक। ओके, तो अब मैं टोटल इफिशियंसी टोटल निकाल लेता हूँ, मेरा वर्क कितना था। तो ये टोटल वर्क अगर निकालना है मुझे तो गुणा करने के लिए देख लो, 11 से 77, 77 दूनी 154, 154 दूनी दो चौको 8 दो पंचे 10, यानी 154 दूनी 208, और 208 में मल्टीप्लाई करूंगा 19 से, आई एम ओके, हाँ 19 से, तो 19 अठे 152, 15 1 19 दूनी 38 1 39, तो टोटल मेरी कितनी आ गई 3952। ये मेरी क्या है टोटल इफिशियंसी जो मेरी थी इसकी। ओके, गलत नहीं ना, 7 दूनी 54, तो सही 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 सॉरी 11 से 77, 77 दूनी 214, 154, 154, 154 दूनी 208, 208 मैंने 19 का मल्टीप्लाई किया, तो ये मैं इस कैलकुलेट चेक कर रहा हूँ, कैलकुलेशन रॉन्ग हुई तो पूरा रॉन्ग हो सकता है। अब ये एफिशिएंसी मेरा इतना वर्क हो चुका है तो घटा देंगे, 1232 0, 5 में 3 गया 2, 9 में 2 गया 7, 3 में 1 गया 2, तो इतनी अभी मुझे क्या करना है, भरना है। आगे चलो, क्यू को खोला जाता है, क्यू पाइप खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक टैंक को भरने के लिए, तो जब क्यू 8 मिनट तक चल गया तो 941 हो गया था। अब 41 में मैंने 8 ऐड किया तो मेरा कितना हो गया 49। अब मेरे को 10 बजे तक अपने टैंक फुल करने हैं। ओके, तो ये 11 मिनट जो मेरे बचे, ये 11 मिनट में अब क्यू का भी टाइम आ गया है, तो पी और क्यू 11 मिनट तक टोटल वर्क करेंगे, तो पी और क्यू को मैं टोटल 11 मिनट तक वर्क कराऊंगा, तो ये मेरा कितना हो गया 4 3 7। अब मैं यहाँ देखो, ये मैंने पी का वर्क निकाल लिया था, पी वर्क इन 8 मिनट,
तो P वर्क 8 मिनट में इतना आ गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, P प्लस Q वर्क इन 11 मिनट। नेक्स्ट 11 मिनट ये वर्क कर रहे हैं, तो 11 मिनट में टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 3 7, 4 3 7, 5 3 8, और ये मेरा हो गया 2। तो टोटल ये 11 मिनट वर्क करते हैं। इसको मैं निकाल लेता हूँ कितना मेरा आएगा। तो 11 का मल्टीप्लाई करना हो तो क्या ट्रिक होती है, एक 7 2 इधर रखो, 8 7 15 और 8 2 10 11, यानी टोटल मेरा कितना हो गया 3157। समथिंग इज रॉन्ग। टोटल मेरा P और Q ने यहाँ पे किया, टोटल मुझे इनको 49 हो गया मेरे टोटल करना था। तो ये मुझे कितना बचा 11 मिनट। तो 11 मिनट तक ये दोनों साथ में वर्क करेंगे। मेरी इफिशियंसी लास्ट में कितनी रह गई थी, 2720, इतना मुझे भरना था। पाइप Q, क्या बोला, Q खोला जाता है। Q पाइप खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक टैंक को भरने के लिए पाइप आपको कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ 4 3 7, 5 3 8, 1 1 2, 287, 287 मैंने 11 में मल्टीप्लाई किया, चूँकि 11 मिनट वर्क करेंगे तो 2 है तो सही 73157। गाइज मुझे लग रहा है कुछ तो मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। अभी मैं इसको स्किप करता हूँ। अब जैसे हाँ पेपर में भी आप फंसेंगे, यहाँ जैसे मैं अकेले सॉल्व कर रहा हूँ तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स की है, तो मैं इसको तुरंत स्किप करूँगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। अगले पे जाऊँगा, फिर मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं इसको आके फिर से इसको करूँगा। तो इसको अभी मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ। बोला है एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा करने किया जाता है। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है, जिसमें से प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं। 66 दिन के बाद यह पाया जाता है कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया। पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त, मीन्स हमें अब नेक्स्ट फाइंड करना, मतलब कोई एक ठेकेदार था, उसने टोटल अपने को मान लिया कि हमको इतने दिन में कार्य करना है। बट क्या हुआ कि जब कार्य को, और टोटल 16 घंटे काम करते थे, लेकिन उसने पाया कि कुछ दिनों बाद 4/7 ही वर्क किया। तो बोला अगर अपने को कार्य टाइम पे करना है तो टोटल हमें और कितने पर्सन को इंक्रीज करना होगा। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल हमें 92 दिन में करना है, टोटल पर्सन कितने हैं 260, ठीक। अब अपने को जब 92 में करना है, टोटल 260 पर्सन है, तो आगे जाएंगे और टोटल कितने काम करते हैं 16 घंटे, ठीक। तो उसने बोला कि बाद में यह पाया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया, मतलब हमने लेट कर लेंगे कि लेट जो मेरा टोटल वर्क कितना था, कितना 7, और इसमें 7 में से मेरा काम का टोटल वर्क कितना हो गया 4, तो 4 मेरा काम क्या हो गया पूरा हो गया। टोटल कितने दिन काम किया इन्होंने 16 दिन। टोटल पर्सन कितने थे 260, ओके। आगे क्या है, कितने दिन काम किया ये भी देखना होगा। तो काम कर रहे थे समान क्षमता कितने तैनात करना चाहिए कि 18 घंटे में प्रत्येक। 66 दिन के काम के बाद टोटल इन्होंने कितने दिन वर्क कर लिया 66 दिन तक, तो टोटल 66 दिन तक वर्क कर लिया इक्वल टू। अब मुझे बताना है कि नेक्स्ट कितने पर्सन को, मैंने लेट एज्यूम कर लिया n पर्सन को, कितने दिन में टोटल वर्क होना चाहिए 92 दिनों में। 66 दिन वर्क हो गया है, तो 92 में 66 कर देंगे तो 12 में 6 और 8 में 6 गया 2, तो मुझे टोटल अब कितने दिन मिलेंगे 26 दिन में। तो ये 26 दिन में काम करना है। 4 तो हो गया मेरा, मैंने टोटल 7 एज्यूम किया था वर्क। लेट टोटल वर्क मुझे कितना अब 3, तो 3 वर्क और करना है, तो ये टोटल मेरा 3 वर्क करना है। और मुझे कुछ दे रखा है क्या 18 घंटे काम करते हैं, तो बस सॉल्व कर देंगे इसको जो भी आएगा आंसर। तो 26 से काट दिया हमने तो 10 टाइम चला गया। ये मेरा 6 का हो गया 11 और ये हो गया 36 18, तो 3 से कटेगा क्या, 3 से 3 खत्म हो गया। ये मेरा हो गया 4 चौक 16, तो 4 दहम 40 और 40 में मैंने 11 का मल्टीप्लाई किया तो मेरा n इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी 440। तो जो मेरा टोटल निकले अब प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति हैं टोटल 440 पर्सन अगर लगा देता है वो, तो उसका वर्क हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या करना है कि 440 डे में नहीं करना है। क्या बोला है कि 440 टोटल पर्सन तो हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कितने चाहिए, तो 260 पहले से थे, तो हम 440 में अगर 4 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 0, 14 में 6 गया 8 और ये 3 में 2 गया 1, तो कितने पर्सन लगाने होंगे 180 पर्सन और लगा देगा, तो इसका काम हो जाएगा टाइम पे। नेक्स्ट बोला है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 12,900 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। इस सौदे में ना तो उसे कोई लाभ होता है ना ही हानि होती है। अगर उसे एक वस्तु पर 29% का प्रॉफिट होता है तो दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि होगी।
तो जब भी ऐसे है तो देखो यहाँ पे एक चीज बात की है परसेंट पे, और आंसर भी अपने किस पे दे रखे हैं, परसेंट पे। तो इस वैल्यू की तो कोई मतलब ही नहीं है। जब भी परसेंट दे परसेंट पे खेले, रेशियो दे रेशियो पे खेले, तो जो वैल्यू दी होती है कभी कभी उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो इसने क्या बोला है कि अपने को जब भी क्या करता है, तो एक वस्तु जब भी मतलब लेट मैंने अज्यूम कर लिया कि वस्तु उसने 100 रुपए की खरीदी, ओके। अब इसने बोला कि वस्तु कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचते हैं, 29%। तो 100 की वस्तु को मैंने 29 पे बेच दिया, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 129। फिर आगे क्या बोला है कि एक प्रत्येक वस्तु में 12 से 9 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। मतलब जो इसका सेलिंग प्राइस है ना मेरा, वो दोनों का इक्वल है। तो पहली अगर 129 पे बेचा है तो मेरी दूसरे भी कितने पे बेचा होगा, 129 पे। बट यहाँ पे मेरा 29 का क्या हुआ था, प्रॉफिट। तो अगर यहाँ पे 129 की ही बेचना है इसको, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, तभी मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस निकलेगा। तो मीन्स यहाँ इसको 29 का क्या हुआ होगा, लॉस। और यहाँ 29 का क्या था, प्रॉफिट। तो 29 का लॉस होगा, तो मीन्स ये जो मेरा सीपी रहा होगा, ये मेरा हो गया सीपी। तो सीपी मेरा कितना रहा होगा, 129 ऐड कर देंगे 158। 158 की वस्तु होगी तभी ना लॉस होगा उसको 29 का। तो टोटल जो मेरा इसको कितने में बेचा, 129 पे। क्या बोला है, तो दूसरी वस्तु उसे कितनी हानि पर बेची है, ओके। तो टोटल कितने हानि पर बेची है, 29 की। कितने पे, 158 पे। इसको सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर निकल आएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो आंसर अपने देखो बहुत दूर दूर है, एक ही दो पास है, तो ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। अगर मैं इसको 30 मान लेता हूँ, और अगर मैं इसको 160 करी, ऐसे ही सॉल्व कर दो। तो अगर मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ तो 1 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम, 2 अठे 16, 2 पंजे 10 11, 2 एकम 2 एक 316, सॉरी। तो ये मेरा कितने टाइम चला जाएगा, 1 टाइम। तो 1 टाइम पे ये दोनों, ये ऑप्शन गया, वही ऑप्शन मेरा गया। तो 1 टाइम पे एक बार ही जाएगा, 2 बार नहीं, 2 अठे 16, सॉरी 2 अठे 16, 2 पंचे 10 11, 2 एकम 316। हाँ, तो मेरा एक ही बार जाएगा, तो एक ही बार मेरा ये पहला ऑप्शन हो गया सीधे आगे। नेक्स्ट क्या बोला है, एक वितरण है, उसमें 20 आवृत्ति वाले 3 घटकों बना है, जिसमें क्रमशः 25, 20 और 15 माध्य हैं। तो संयुक्त वितरण का माध्य बताइए। मीन्स अपने को बोला है कि कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन में 3 कंपोनेंट्स हैं, जिनकी वैल्यू दे रखी है 20, 25। ये मतलब उनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। और उनके जो मीडियन दे, वो मतलब मीन दे रखा है 25, 10, 15। तो पूछा है कि टोटल अपना मीन कितना निकलेगा। तो अब जैसे ये आए तो 2 मेथड हैं। पहला क्या है कि भाई इनके सीधे गुणा करो, इसमें 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 करो, तो थोड़ा लेंथी बन जाएगा। सीधे अपन क्या करेंगे, इसमें डेविएशन लगाएंगे। डेविएशन क्या है कि डेविएशन में हम लेट कर लेते हैं कि कोई एक वैल्यू है इनके आसपास की, और उसके बाद आगे पीछे जितना होता है वही आंसर आता है। तो जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, एक फ्रीक्वेंसी है 20, 25 एंड 30। और इसके क्या दे रखा है मुझे, जिसमें क्रमशः इनके जो मीन दे रखा है, मीन का है 25, 10 और क्या 15। तो मुझे बताना है कि ये कितना निकलेगा। तो मैंने लेट एज्यूम कर लिया कि इनके बीच में कोई एक वैल्यू आएगी ना। तो मैंने मान लिया कि बीच में इन्हीं के आसपास 15 और 25 के बीच में एक वैल्यू आनी है। तो मैंने लेट कर लिया 20 मेरा था, ये क्या था, मैंने एक एज्यूम कर लिया कि लेट इसका मीन जो था 20 था। तो 20 से कितना जाता है, 5। कितने पे 5 ज़्यादा है, 20 पे। तो 20 25 100। फिर ये क्या है, 20 से 10 कम है, तो कितने पे, 25 पे। तो माइनस 250। फिर आगे में गया, तो आगे में गया 20। तो 20 से कितना कम है, 5। किससे कम है, 5। तो कितने में, माइनस 150 पे। तो माइनस 150 पे 5 कम है। तो टोटल मेरा कितना हो गया, 400। तो 400 में से मैंने माइनस कर दिया प्लस का 100। तो टोटल मेरा क्या करना है, 300। तो डेविएशन मेरा आया माइनस का 300। अब डेविएशन कहता है कि आप चाहे जो भी करें, जो भी चीज़ें होंगी वो सब में बराबर बराबर बांटनी होंगी। प्लस आई तो भी बराबर बटेंगी, माइनस आई तो भी बराबर बटेगी। तो टोटल कितना निकला, 300। तो 20। अब इसमें से मुझे क्या करना है, 300 कितने पे, 25, 20, 45, 45, 30, 75। तो इसमें 75 पे निकालेंगे, तो 25, 30, 75, 4 3 12, तो 3 चौक 12। तो अगर 20 में से मैंने 4 घटाया तो मेरा कितना आ जाएगा, 16। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 16। तो बस इसको मैं 16 ऐसे निकालूंगा, नेक्स्ट हो गया। तो समझ में आ रहा है, बता दीजिए कमेंट पे कैसा क्या है। नेक्स्ट है संख्या 31, ये के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो। ओके, तो अब यहाँ पे अपने को क्या पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी संख्या 3 से डिवाइड होती है तो उसकी जितनी टोटल डिजिट होती हैं, अगर टोटल डिजिट का एडिशन अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो मेरी क्या होगी, संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो यही अपने को पूछा है कि के
सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि 3 से संख्या विभाज्य हो सके। ओके, तो k की वैल्यू इसको ऐड कर लेते हैं। 3 1 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 4 13, 13 5 18, और ये फिर क्या है मेरे पास 18 प्लस 2k, 18 प्लस मेरी क्या हो गई 2k। तो बोला है कि k के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो k यहाँ पे भी 18 तो मेरा 3 से पूरा डिविजिबल हो गया। अब ये 2k है जो मेरा k की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पे जो यही 3 i एडिशन करके यानी 3 के मल्टीपल में होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे k की जगह 3 3 रख देता हूँ, 3 3, तो ये क्या मेरा डिविजिबल हो जाएगा क्या, 3 3 3 3 3 6, तो यहाँ पे 6 मेरा डिविजिबल है, तो k की वैल्यू एक क्या हो गई 3। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो क्या मेरा मिलेगा 4 4 8, नहीं। अगर 5 रखता हूँ तो 5 5 10, तो 10 भी मेरा 3 से डिविजिबल नहीं। 6 रखता हूँ तो 6 6 12, तो k की वैल्यू अगर हम 6 6 रखता हूँ तो ये भी मेरा डिविजिबल हो जाएगा। तो कितना हो गया 6, एक वैल्यू मेरी क्या हो गई 6। अगर 7 7 रखता हूँ 14, नहीं कट रहा है। 8 8 रखता हूँ 16, 9 9 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 18। तो अगर मैं यहाँ k की जगह 9 रखता हूँ, क्या ये 18 3 से डिविजिबल है, तो मेरी एक वैल्यू क्या हो गई 9। तो अब टोटल ऐड कर लो, इन्हीं को पूछा है टोटल एडिशन कितना होगा, तो 9 6 15, 15 3 18, तो 18 है क्या मेरे आंसर में। तो बस क्लिक करूँगा सीधे चलूँगा आगे। नेक्स्ट बोला है 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपए है, वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं। ओके, टोटल 50 लोग थे, उनके पास जो एवरेज रुपी थे कितने 40 रुपए थे। अब ये क्या करते हैं कि टोटल जितना रुपए है इसको एक थैले में रख दिए। तो अगर टोटल थैले में रखेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे सम। ये टोटल वो पर्सन दे रखे हैं और ये टोटल एवरेज दे रखा है, तो हम निकाल लेते हैं टोटल एक्चुअली में रुपए कितने थे। तो सम इक्वल टू होता है टोटल 50 पर्सन थे, 40 रुपये थी, तो सम इक्वल टू हो गया कितना 2000 रुपये। ओके, अब आगे क्या बोलता है, परंतु उसमें से 500 रुपये चोरी हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है 500 रुपये गायब हो गए हैं भाई। लो, तो 500 रुपये जब गायब हो गए तो हमने भी 500 रुपये लेस कर दिया, तो अब हमारे थैले में कितने रुपए हैं 1500। आगे क्या बोला है, कुछ n लोगों में भी पैसा, क्या बोला है, कुछ n लोग कुछ भी पैसा ना लेने पर सहमत होते हैं और शेष राशि आपस में लोगों में बराबर बराबर बांट जाती है, जिसमें से उनमें से हर एक को 50 रुपये मिलते हैं। तो बोला कि कुछ लोग थे जब पैसा चोरी हो गया तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई हमें पैसा मत देना, हम एग्री होंगे। तो वही बोला है कि जब एग्री हुए तो अब सब में क्या हम 50-50 रुपये बांटने में एग्री, मतलब 50-50 रुपये बांट रहे हैं। तो टोटल पूछा है कि एन लोग कुछ भी पैसा ना लेने पर सहमत होते हैं और शेष राशि बाकी में बांट दी जाती है। तो बोला है कि कितने लोग बचे, तो टोटल 50 थे, मतलब 50 रुपये अब बांटी जा रही है और n लोग को बताना है कि वो n लोग कौन थे जो पैसे नहीं ले रहे हैं। तो अब जो है 50 रुपये अगर बराबर में बांटते हैं तो 30 लोगों में जाएगा 50-50 रुपये, मतलब अब 30 लोग बचे हैं। अब 20 टोटल कितने थे 50, तो 20 तो गायब हो गए ना, तो 20 गायब हो गए। तो वही पूछा है कि n जो नहीं लिए पैसे वो कितने थे, तो कितने थे 20। इसमें सिली क्या हो सकती है, हम लोग सीधे आंसर निकाल के 30 मार सकते हैं। तो थोड़ा पे अटेंशन कि आखिरकार ये पूछ क्या रहा है एक्चुअली में। नेक्स्ट बोला है 2 ट्रेनें जिनमें एक स्थान सी से बी की ओर यात्रा कर रही है, मतलब कोई ट्रेन है सी से बी की ओर जा रही है, ओके, और दूसरी स्थान बी से सी, दूसरी जो है प्लेस बी से सी की ओर जा रही है। तो दोनों के मिलने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थानों पर 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचती है, तो उनकी गति का अनुपात बताइए। ओके, तो एक्चुअली ये गाइज एक स्पेशल कंडीशन है कि जब क्या होती है कि एक ट्रेन इधर से आती है और दूसरी ट्रेन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से आती है, और वो क्या होती है कि दोनों पहले कुछ टाइम के लिए मीटअप करती हैं, मीटअप के बाद कुछ टाइम अलग पे पहुंचती है और एक दूसरे टाइम पे पहुंचती है। तो इसमें क्या होता है कि एक सीधा सा एक फार्मूला निकल के आता है, मैं फार्मूला तो यहाँ बताए नहीं बैठूंगा, तो सीधे फार्मूला क्या होता है इसका कि S1/S2 इक्वल टू √T2/T1, ये एक कंडीशन निकल के आएगी। तो बोला है अपने को S1/S2 बताना है। तो पहली जो है पहुंचती है 4 घंटे में और दूसरी कितने घंटे में पहुंचती है 9 घंटे में। तो S1 और S2 का रेशियो मेरा T2 यानी 9/T1 कितना है 4, तो ये मेरा कितना आ गया 3:2। तो कोई है क्या ऑप्शन, बस हो गया। आगे बोला है 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपये का भुगतान 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, तो हर किस्त की राशि बताइए। तो गाइस ये इंस्टॉलमेंट का सवाल हो गया। तो इंस्टॉलमेंट का मेथड आपको अगर पता होगा तो कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो स्किप। बाकी मैं बता दे रहा हूँ इंस्टॉलमेंट क्या होता है। जब भी CI की इंस्टॉलमेंट आती है
तो बोला है अपनी जो रेट है ना 5% CI पे रखनी है। तो 5% का मतलब क्या हो गया, 5% इक्वल टू हो गया 1/20। ठीक, तो बोला है कि जो अपने को क्या रखना है, इंस्टॉलमेंट इक्वल रखनी है। तो मतलब कोई भी रुपी है मेरा, तो 20 से क्या हो जाएगा 21 पहले साल में। अगर दूसरे साल का मैं करना चाहूँ तो हमें पता है कि जो मेरा CI होती है एक सक्सेसिव फॉर्म में चलता है। मीन्स अगर पहले साल 2 है तो दूसरे साल 4 हो जाएगा, तीसरे साल 8 हो जाएगा। तो दूसरे साल का हो जाएगा क्या, 20 का स्क्वायर, यानी मैं सीधे लिख रहा हूँ। तो दूसरे साल मेरा हो जाएगा 400, और ये 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441। और तीसरे साल क्या हो जाएगा 8000, और ये कितना हो जाएगा 441। 21 का वर्ग क्यूब क्या होता है 92, सॉरी 21 का 441, 21 का 9261। आई एम राइट, 21 का हाँ 9261। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 21 का 9261। बट वी हैव प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है कि हर किस्त को जो है ना अपनी तीनों जो वार्षिक किस्तें हैं वो क्या है समान। तो यहाँ समान है क्या, नहीं समान। तो यहाँ पे 441 का मल्टीप्लाई करना है, तो 441 का मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तो 0 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर यहाँ पे 441 में कितने का मल्टीप्लाई 21 का, तो 21 31 है क्यों चौक 84। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट को अपनी में इक्वल कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इंस्टॉलमेंट यहाँ पे इक्वल है। तो टोटल ऐड कर देते हैं, टोटल हमने कितने रुपए लिए हैं, तो 8 8 16,400, 16,400 में मैं 8,000, 16,000 मेरी कितने हो गई 400, और 8,000 820 मैंने ऐड किए, तो 0 2 8 4 12, 8 6 14 1 15, यानी 25। तो टोटल मैंने रुपए कितने लिए हैं 25,220। लेकिन कितने रुपए ये सवाल बोल रहा है, हमने टोटल 7500 रुपए लिए हैं। तो 25,220 रुपये की मेरी जो वैल्यू है कितनी है 7500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, एक की वैल्यू हो जाएगी 7500 बटे 25,220। मुझे बतानी किसकी है, बतानी मुझे कितनी है, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। तो एक इंस्टॉलमेंट का कितना है 9261, तो 9261 ये मुझे निकालना है। अब ये निकालने के लिए एक प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ ऑप्शन देखो, एक है 4000 समथिंग, एक 2000 2400 के, ये दोनों तो मेरे कुछ आस पास हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग लग रहा है। तो मैं देखता हूँ कौन सा मेरा आंसर होगा, सॉल्व करते हैं। तो मैं इससे देखो काटता हूँ, तो अगर मैं इसको जाना चाहूँ तो ये देखो मेरा 25,220 है, और इसको मैं काटना चाहूँ तो ये मेरा लगभग 3 बार के समथिंग जाएगा क्या। ये अगर मैं 7500 मान लेता हूँ, और इसको मैं पूरी तरीके से मान लेता हूँ कितना, अगर मैं इसको थोड़ा छोटी मान लेता हूँ वैल्यू को, अगर मैं इसको 25,000 लेट कर लेता हूँ एज्यूम, क्योंकि काटना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये आंसर ऐसे मिलेगा, क्योंकि 7 4 आ रहा है, देखो कुछ कट रहा है क्या, एक मिनट पहले देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। तो 1 0 से मेरा 1 0 गया, तो 750 25 22, ये 5 2 7 2 9 2 11 9 6 2 1 3 9 6 15, नहीं भाई कुछ नहीं कट रहा है। तो अब अपने को क्या है कि एक एज्यूम करके ही चलना पड़ेगा। तो ये 750 है और ये 25 22 है। तो अगर मैं इसको अगर 25 तो कर लूँ समथिंग, तो ये 750 से मेरा 0 0 ख़त्म, तो 25 थी 75, और 25 धाम 3/10 हो गया मेरा, और 3/10। अब इसका मैं अगर 0.3 लगभग समथिंग, तो इसका मल्टीप्लाई करूँ 3 3 6 18, 3 2 6 1 7, 3 27। तो ये मेरा 27.78 के समथिंग आएगा। तो 27.78 के करीब कुछ है क्या, हाँ। तो एक ही मेरी वैल्यू मिल रही है जो इसके आसपास है, बाकी ये तो बहुत छोटी चली जाएंगे, और इसको मैंने छोटा लिया है। तो देखो ये मेरी थोड़ी छोटी आएगी वैल्यू। मैंने 25 22 को मैंने 25 तो मान लिया था अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, मैंने 25 22 को ये माना, तो इस वजह से मेरी छोटी आई, और इतनी आ रही है 27.78.3। लेकिन अपने को आंसर कितना है 27.54, क्योंकि थोड़ा उससे कम होगा। तो एक एजम करेंगे अपना ये आंसर निकला है। तो आप ये देख लेना कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट बोला है कि एक संख्या को 6 और 9 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः a और b आते हैं, तो मॉड्यूलस a माइनस बी के कितने अलग अलग मान हो सकते हैं। ओके, तो बोला है किसी संख्या को 6 और 9 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः a और b आते हैं। तो लेट मैंने कर लिया कि कोई मेरी संख्या ओके। अब इसको जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो मेरा जो क्या आया a, आगे फिर क्या है p। तो मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मेरा 6p + a अराउंड, क्योंकि 6 मैंने किसी एक p को डिवाइड किया तो ये a को डिवाइड किया, और आगे क्या बोला जब 9 से विभाजित करने पर b आता। तो जब इसी को मैं 9p करता हूँ तो x की वैल्यू मेरी कितनी आती है, सॉरी
9 से विभाजित करते हैं तो, और 9 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः b आता है। तो इसी x को जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, b। कुछ और दे रखा है, एक संख्या को 6 और 9 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः a और b आते हैं, तो मॉड्यूलस a माइनस बी की वैल्यू बताए। ओके, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे खास है कि अगर मैं a माइनस बी की वैल्यू मुझे बतानी है, ओके, तो अगर मैंने यहाँ p बराबर लेट कर लिया और इसको मैंने लेट किया कि अगर मैंने x को 9 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आया b, और इसको मैंने लेट कर लिया q, तो मेरा ये कोई q था, तो मुझे बताना है a माइनस बी की वैल्यू। तो एक तरह से मेरी ये हो जाएगी क्या, ये मेरी एक तरह से निकल आ रही है 6p, a माइनस बी की वैल्यू निकल, तो a माइनस बी से यहाँ मेरा आ जाएगा मॉड्यूलस में 6p माइनस 9q। ये मैंने पी क्यू इस वजह से लेट किया है कि थोड़ा अलग होंगी, नहीं एक ही निकल आएगी। ओके, तो a माइनस बी की वैल्यू मुझे बतानी है, तो अगर मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये मेरा हो गया 2p माइनस 3q। ओके, तो 3 तो मेरा कॉमन हो गया यहाँ से। अब a माइनस बी की टोटल वैल्यू मुझसे पूछ रखा है कि मॉड्यूलस a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये 3 का तो मेरी मल्टीपल होनी चाहिए, लेकिन अपने बोला कि क्रमशः 6 और 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर a और b आते हैं। तो कोई भी संख्या को जैसे हमने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो होता है, जैसे मान लो हमने कोई 3 था, अब इसको हमने 4 में डिवाइड किया तो 4 और तो एक बार जाएगा, और ये 4 में 3 गया 3 1, तो मेरा जो रिमाइंडर आया 1, तो एक जो आइए मेरा जो 1 2 0 3 मतलब जितने भी आएंगी तो ये 4 से हमेशा मेरी छोटी ही आएंगी। एक्चुअली गाइस समझने की बात करो कि जैसे इसने बोला 6, तो जब 6 से डिवाइड करेंगे ना तो जो रिमाइंडर मेरा आएगा वो 6 से छोटा ही आ सकता है, बड़ा नहीं आ सकता। मीन्स ये जो 6 है तो इसकी वैल्यू मेरी हो सकती है 0 से लेके कितने तक, 5 तक। और अगर मैं b की मानूं तो 0 से लेके 9 से विभाजित कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 8 तक। ओके, तो टोटल जो वैल्यू मुझे लेनी होंगी वो 5 और 8 के बीच में ही ले सकता हूँ। तो मतलब पहले 3 का मल्टीपल होनी चाहिए मेरी ये, और ये जो इस वैल्यू आएगी टोटल, मैं ये 5 और 8 के बीच में ही ला सकता हूँ। तो अगर मैं इसको 0 ले लूँ तो मेरी यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0, तो एक पॉसिबल वैल्यू होगी क्या, 0। अब दूसरी वैल्यू मैं अगर क्या ले सकता हूँ 3 के मल्टीपल में, तो अगर यहाँ मैं टोटल की वैल्यू अगर 2 में मान लेता हूँ, लेट अगर एक तरह से मान ले रहा हूँ 2, तो 3 दूनी 6, तो एक वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, 3 दूनी 6, और एक मेरी वैल्यू अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू 1 मान लूँ 2 माइनस की क्यू, तो एक मेरी क्या हो गई 3, तो ये मेरी टोटल 3। अगर मैं 3 मान लेता हूँ तो 3 3 जा 9, तो क्या मुझे 9 लेना है क्या, नहीं, क्योंकि मुझे 0 से 5 और 0 से 8 के बीच में जाना है। तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी पासवाल हो गई, 3 0 6 9, तो इसका आंसर क्या है 3। ये गाइस मुझे जहाँ तक लग रहा है ये PYQ भी आया हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा। अगला क्या है, बोला है कि कोई है निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न भौगोलिक भारत में वितरण के परसेंटेज की जानकारी देता है। यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग क्या है। तो क्या बोला है, अगर भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो निम्नलिखित, पहले इसको जब भी ऐसे आता है पाई, ये भी पाई चार्ट, तो पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं ऊपर क्या दे रखा है। तो बोला निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या के वितरण के बारे में दे रखा है। तो टोटल ये जो है मेरी जनसंख्या टोटल कितने 100 के बराबर है, तो कुल जनसंख्या है ये टोटल कितने 125 के बराबर है बाई 100। 100 की वैल्यू 125 करोड़ के बराबर दे रखी है, मैंने एक लेट कर लिया, मैं सीधे चूंकि आंसर यहाँ मेरे दूर दूर है मैं सॉल्व कर लूंगा। तो बोला है दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग। तो दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी मतलब सदर्न, तो सदर्न मतलब मेरा कितना हो गया 23, और किसका दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी यानी वेस्टर्न, तो टोटल कितना आ गया 39। तो मुझे 39 की वैल्यू बतानी है, तो 39 की, तो अगर 100 की मेरी वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से अगर 100 की वैल्यू मेरी 125, ठीक है, तो अगर मैं इसको 50 की वैल्यू कितनी मेरी आ जाएगी, तो अगर इसको 62.5 मुझे बतानी है कितनी 39 की, तो 50 से तो 62.5 से तो कम ही आएगी,
ये कम, इतना भी कम नहीं आएगी, तो ये दोनों आंसर क्लोज है, तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो 25 पंचे 125, 25 चौक का 100 गुणा कर दो, 5 45, 4 5 15 4 19, 4 से किया तो ये मेरा हो गया 4 चौक का 16, कितना हुआ 35, 4 8 32, यानी 48 पॉइंट के समथिंग। कौन सा आ रहा है? एक ही ऑप्शन। आगे बोला है क्या है कि राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया। ओके, बट राजू ने क्या, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा, फिर 7 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होता है 187 आया। तो उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था? तो ठीक है, क्या बोला है कि संख्या में उसने करना तो ये था, बट उसने उल्टा कर दिया। क्या उल्टा कर दिया? पहले उसने 21 जोड़ा, परंतु उसने संख्या में पहले 21 जोड़ा, तो लो मैंने लेट कर लिया, वो संख्या एक एक्स थी, और उसमें क्या जोड़ा? 21 जोड़ा, और फिर उससे कितना 7 से डिवाइड कर दिया, तो उसे क्या हुआ? इस प्रकार उसे कितना मिला? 187। तो x + 21 की वैल्यू कितनी हो गई? 7 7 49, 4 7 8 56, 4 60 की 6, 7 1 7 6 13। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 21, 9 में 1 गया 8, 10 में 2 गया 8, और 1288। ओके, तो रियल जो वैल्यू मेरी थी वो क्या थी? 1288। तो उसने क्या किया? राजू को एक संख्या को 7 से डिवाइड करना था, तो जो मेरी संख्या थी इसको राजू को एक्चुअली में क्या करना था? 7 से डिवाइड करना था, फिर उसमें क्या ऐड करना था? 21। तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 1 7, 7 8 56, 7 चौक 28। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना था? 21। तो 184 + 21, तो 4 1 5, 8 2 10, 205। इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 205। लेकिन राजू ने कुछ और निकाला था, तो ऐसे हो जाएगा, देख लीजिएगा आप एक बार। बोला है क्या? रवि डिपॉजिट ₹40 in the bank every month at a simple interest rate of 8%. How much money will he receive after 5 years? रवि बैंक में हर महीने 40 रुपए जमा करता है, 8% साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो गाइज यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। अब जैसे पहली बार में आप स्किप कर सकते हैं अगर थोड़ा समझ ना आए तो, लेकिन क्या है कि इसने बोला है कि 8% पर एनम, तो इसकी मेरी क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये क्या कर रहा है? 40 रुपए जमा करता है पर मंथ। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि अगर 5 साल वो पर मंथ जमा कर रहा है, मतलब एक महीने गया 40 रुपए जमा कर दिया, दूसरे महीने गया 40 रुपए जमा कर दिया, इसी तरह करके वो 5 साल बोले तो 5 × 12, यानी टोटल कितने? 60 मंथ के लिए ऐसा काम कर रहा है। तो हमें 60 मंथ भी अलग अलग निकालना होगा। मतलब क्या है कि एसआई की क्या बात होती है कि जैसे मान लो मैं एक बैंक में गया, ओके, अब मैंने बोला कि भैया मैं आज आपको 100 रुपए जमा कर दे रहा हूँ। अब मैंने 100 रुपए जो मेरे पहले जमा हो गए, अब ये 100 रुपए मैं जितने बार जमा करते जाऊंगा तो वो तो मेरे अलग होते जाएंगे, लेकिन जो मेरी एसआई है, अगर मैंने पहले 100 रुपए जमा कर रखे हैं तो उसमें मैं जितने साल तक मेरा लास्ट जाएगा, मेरा इंटरेस्ट उसमें अलग से ही उसमें ही होगा, ना कि मेरा अलग अलग जाएगा। कैसे? टोटल 60 मंथ हैं और टोटल 40 रुपए हम जमा कर रहे हैं। तो अगर मैं, देखो क्या सीन होगी मेरी कि मैंने 40 रुपए जमा किए पहले महीने के लिए, मेरा 8% पर एनम है, क्योंकि फॉर्मूला इसका क्या होता है? SI = होता है PRTY100। ओके, तो मैं यहाँ से SI निकालना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना। तो 40 रुपी 1 मंथ के लिए और 8% पर एनम, और कुछ है, हाँ कितने? 100 रुपये पे, लेकिन कितने मंथ के लिए? एक मंथ के लिए। ये टोटल 8 पर ईयर का दे रखा था, तो हमें एक मंथ का निकालना था। ओके, फिर नेक्स्ट क्या होगा? अगले महीने फिर ये 40 रुपए जमा करेगा। ओके, अब ये 40 रुपए में क्या होगा कि ये अब एक महीने के लिए फिर यहाँ जमा करेगा, लेकिन अब ये जो मेरा है ना, ये 2 मंथ के लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा 40 है एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, तो पहले एक महीने के लिए, अब यही मेरा 2 महीने के लिए हो जाएगा। कितने? 8%, फिर 10 × 12। ओके, फिर आगे में गया तो ये 40 जो मेरा है, सॉरी, ये देखो मेरा नया वाला ऐड होता चला जाएगा कि मतलब ये महीना दिया, ये महीना दिया, लेकिन ये जो मेरा ये होता चला जाएगा अगले महीने, जो लास्ट वाली वैल्यू है इस पे लास्ट तक मिलता चला जाएगा। तो ये 40 और अगला 3 महीने के लिए 8, ऐसे ही मेरा 100 × 12। लेकिन मैंने टोटल कितना? ऐसे ही मेरा 60, यानी 60वें महीने तक चला जाएगा। तो 40 इंटू कितना? 60 × 8/12। ओके, तो यही मेरा जो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, यही मेरा आंसर होगा। तो बस मुझे इसको ये पूरा 60 तक सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या यहाँ देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 40/100 गुणे 12, ये मेरा कॉमन हो गया। अब यहाँ से मेरी क्या चल रही है, सबसे पहले 8 भी कॉमन मिल गया, तो ये मेरा 1 + 2 + 3 प्लस डट 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 कितना 60, टोटल ये मेरा इतने महीने के लिए हुआ। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें पता है कि n नंबर का सॉल्यूशन क्या, n नंबर का अगर सिग्मा n निकालना हो हमें, मतलब n नंबर तक का एडिशन निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये हो गया 40 × 8/100 × 12, और ये मेरा हो गया 60 तक था n मेरा, तो 60 × 60 + 1 यानी 61/2। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, मेरा जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। तो 100, तो 20 दूनी 40, 20 × 5 = 100, 5 से काटा 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, ओके, 2 चौको 8, 4, तो टोटल मेरा यहाँ से निकाला मैंने, तो 4 4 छक्का, सॉरी हाँ 4 ही है ना, हाँ, तो 4 4 छक्का 24, तो टोटल मेरा कितना आ गया 244। ये 244 मेरा क्या निकल के आया, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो मेरा निकला, वो मेरा टोटल कितना निकला 244। लेकिन मेरे पास टोटल प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल है मेरा 40 रुपये। मैं टोटल जमा कितना के महीने के लिए किया था, टोटल प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। टोटल प्रिंसिपल, टोटल मेरा प्रिंसिपल होगा कि मैंने 40 रुपये जमा किए, कितने महीने के लिए, 60 महीने के लिए, तो टोटल मेरा कितना हो गया 2400। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना निकला 244, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। मैंने गाइज कुछ रॉन्ग किया है, क्यों लग रहा है, n + 1/2, तो मेरा 60 हो गया ना, तो 60 और 60 + 61/2, तो है तो सही, तो 244, तो 2400 में मैं अगर 2400 में अगर मैं ऐड कर रहा हूँ 244, ये मेरा हो गया 2644। कुछ रॉन्ग हुआ क्या, टोटल 1 से लेके मेरे 60 टोटल टर्म थी कितनी 60, n + 1/2, तो ये मेरा 40 था, मेरा 8 महीने के लिए था, 100 × 12, तो 60 महीने तक मेरा जाएगा कितना 60 महीने तक, तो n + 1/2, देखो काटो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे जहाँ तक लग रही है, 20 दूनी 40, 20 × 5 = 100, तो 12 × 5 = 60, 60 से 60 खत्म हो गया, तो 60 से 60, ये देखो गाइस, सॉरी मिस्टेक हो जाती है, टू इज ह्यूमन, डोंट टेक इट टू हर्ट। मिस्टेक ये हुई है कि ये मेरा देखो यहाँ पे 2 था, तो 4 दूनी 8, क्योंकि देखो मेरा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था यहाँ पे, मैं डाउट में आ गया, तो 4 दूनी 8, मेरी मिस्टेक ये हुई थी, तो 4 × 2 = 8, अब 8 का मल्टीप्लाई 61 में करेंगे तो 8 8 6 48, तो टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा 488, और मेरा जो टोटल प्रिंसिपल कितना था 2400, तो 20, अब मेरा टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, ये सवाल अच्छा था गाइस, इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम लिया, तो टोटल 2400 प्लस कितना है 488, इनको ऐड कर दिया मेरा, तो क्या हो गया 2888, तो ये मेरा क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट, तो यही तो पूछ रखा था, तो 2888, तो आंसर ये निकल जाएगा। तो एक बार देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में भौगोलिक क्षेत्र में भारत की जनसंख्या वितरण के बारे में जानकारी देता है। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम, तो उत्तरी क्षेत्र की जनसंख्या, यहाँ देखो परसेंटेज पूछ रखा है, पूरी डिजिट से मतलब नहीं, तो उत्तरी क्षेत्र की जनसंख्या कहाँ है, उत्तरी मतलब बोले तो नदर्न, तो व्हाट इज द पॉपुलेशन द नॉर्दर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन कितना है, नदर्न, ये नदर्न है मेरा 100%, क्या बोला है उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितनी प्रतिशत कम है, तो पूर्वी क्षेत्र से कितना 25, तो 25 से मेरा कितने प्रतिशत कम है, तो इंटू 100, 25 चौक 6, तो 9 चौक 36, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 36। नेक्स्ट, अब इन सब सवालों में लीड लेनी होती है जल्दी, ये सब बड़े वाले हैं ये तो जल्दी हो जाएंगे, जो बड़े हैं वो थोड़ा टाइम लेंगे। तो बोला एक कक्षा में 20 लड़के हैं, तो टोटल बॉयज कितने हैं 20, और 40 लड़कियां हैं, तो गर्ल कितनी है 40, उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं, ओके। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है, मतलब प्रत्येक पर्सन को, प्रत्येक लड़के को किसी दिन प्राप्त होता है केक, तो वो क्या बोल रहा है संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है, तो लड़कियां कितने हैं
40, इसके कितने परसेंट के बराबर? 15% के बराबर मिल रहा है। तो 20 दूनी 40, 20 25 100, 5 3 15, 3 दूनी 6, तो मतलब प्रत्येक लड़के को एक दिन कितने रुपए, कितने केक मिले? 6। आगे, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या 40%, तो जो गर्ल है लड़कों की संख्या कितने? 40%। तो गर्ल एक दिन में कितने पाएंगी? एवरी डे के निकाल रहे हैं, एवरी डे, तो इंटू 100, तो 20 चौक 80, यानी टोटल इसको कितने मिलेंगी? 8। तो आगे क्या बोला है? 40% के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए जाएंगे? तो एक दिन में हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितने केक वितरित किए, 4 दिन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ऐसे तो 4 का मल्टीप्लाई सारे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता, तो कर लेते हैं 20 चक्का 120, और ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 320। तो टोटल ये मेरे एक दिन में कितने हुए? 1 डे टोटल केक्स, तो 1 डे में टोटल केक्स हो जाएंगे कितने? 3 440, 440। टोटल कितने दिन में फाइंड करना है? 4 दिन में। तो हो जाएगा 4 चौक 16, यानी 1860, 1760, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17, तो इसका हो जाएगा 1760। थोड़ा मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, और तेज करना चाहिए, बट थोड़ा ठीक है। तो बोला है 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे और परिवार की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो 10 वर्ष पहले टोटल कितने थे? 6 सदस्य थे, उनकी टोटल औसत आयु कितनी थी? 45 वर्ष थी। तो आगे बढ़ते हैं। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है, अच्छा, और उसकी पत्नी एक बच्चे की जन्म देती है, ओके। आज के दिन तक उसके परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर बच्चे और माँ की आयु में 22 वर्ष का अंतर है तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? तो मुझे देखो क्या पूछा है, मछली की आंख क्या है? मेरी वर्तमान आयु। अब अपने पास क्या दे रखा है? 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले अरुण जो था और उसकी फैमिली को लेके टोटल 6 लोग थे, तो टोटल 6 लोग में जो थी उनकी इनकम कितनी थी? सॉरी, इनकम कह रहा हूँ, आयु। तो मैं निकाल ले रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम में टोटल उनकी एज क्या है, और प्रेजेंट ही निकालना है मुझे, तो प्रेजेंट को प्रेजेंट से माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो प्रेजेंट टोटल सम ऑफ एज, टोटल सम ऑफ एज तो कितनी थी? 10 वर्ष पहले 6 सदस्य थे, 6, और टोटल सम कितनी? तो और 6 सदस्य थे और इनकी आयु कितनी थी? 45। तो ये मैं प्रेजेंट एज में, और ये देखो मैंने टोटल सम तो निकाल लिया, लेकिन ये 10 वर्ष पहले का है। अभी मुझे क्या निकालना है? रिसेंट का निकालना है। तो जब भी रिसेंट का निकालना है तो मैं 10 गुणे 6 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष पहले अगर एक सदस्य की आयु कुछ रही होगी तो 10-10 सबके में ऐड हो जाएगा ना, तो 10 × 6, तो टोटल इनकी प्रेजेंट एज निकल आएगी। तो प्रेजेंट एज मेरा कितना हो गया? 6 25 30 24 3 27, और ये प्लस 6 दाम 60, तो टोटल इनकी प्रेजेंट एज मेरी कितनी निकल आई? प्रेजेंट एज इनकी निकल आई कितनी? 330। अब क्या बोल रहा है? अब उसकी मतलब उसकी शादी हो जाती है और एक बच्चे हो जाते हैं, तो टोटल अब पहले 6 थे सदस्य, अब कितने हो गए? 8। तो अब बोला है कि जब 8 होती है तो औसत आयु में उनकी क्या होती है? कोई परिवर्तन नहीं होता। तो टोटल अब 8 पर्सन है और पहले औसत आयु कितनी थी? 45। तो 8 पे 40, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 36। तो अब टोटल इनकी 8 पर्सन की कितनी हो गई? मतलब 6 पर्सन जो पहले अरुण को लेके थे, प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन की जो मेरी एज निकल आई कितनी? 360। तो अगर ये पहले 6 पर्सन की थी मेरी, अब ये 360 इसकी वाइफ को लेके, तो मुझे वाइफ और चिल्ड्रन के यहाँ से मालूम चल जाएगा क्या? 330 पहले थी, 360 घटा देंगे, जो भी इन्हीं की निकल आएगी, तो 30 निकल आई। 360 में से हमने सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। अब क्या पूछा है? बोला है कि अगर बच्चे और माँ की आयु में अंतर, तो ये जो मेरा चिल्ड्रन है, जो इसकी वाइफ है और इसके जो बच्चे हैं, इनका डिफरेंस कितना दिया है? 22 ईयर। तो अपने से क्या पूछा है? पत्नी की वर्तमान आयु। तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, तो 2W बराबर मेरा क्या आ गया? 52, सॉरी 2W आ गया मेरा कितना? 52। तो W बराबर मेरा कितना आ गया? 26 है क्या? हाँ है। तो ये मेरा 26 हो गया। नेक्स्ट बोला है एक कार बिंदु X को शाम 3 बजे छोड़ती है और बिंदु Y पर शाम 5 बजे पहुंचती है। दूसरी कार बिंदु Y को दोपहर 3 साढ़े 3 बजे छोड़ती है और बिंदु X पर शाम को 6 बजे पहुंचती है। तो वे एक दूसरे को किस समय मरेंगी? ये सवाल इतना मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि फेमस है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सवाल अगर मैं एग्जामों की काउंट अगर मैं 100 भी बोल दूं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सैजरेशन नहीं होगा कि हाँ भाई 100 एग्जाम में ये सवाल आया है। तो इस सवाल का अब ये मेथड आता है, तो इसको एक ही मेथड होता है इसका, देखिएगा मैं सिंपल कैसे करूँगा। तो कोई बोला है कि एक कार एक्स है, ओके, और ये एक्स से है वाई पे जाती है,
तो टोटल ये जब चलती है यहाँ पे 3 बजे स्टार्ट करती है, और जब 3 बजे स्टार्ट करती है तो वाई पर कितने बजे पहुँचती है, 5 बजे। तो ये 5 बजे पहुँची, तो टोटल इसने कितने आर लिए, 2 आर। ओके, ये मेरी पहले की सिचुएशन थी जब ये इधर से गई। दूसरी बोल रहा है जो जो वाई पे थी वो एक्स की ओर चलती है इधर, तो उसके साथ क्या होता है कि वो चलती है 3:30 पे और पहुंचती कितने पे है, 6 बजे। तो टोटल मुझे इतना कितना आर लगा, 2.5 आर लगा। तो यहाँ मैंने देखा कि बीच में जो ये मेरी है ना क्या डिस्टेंस, ये क्या मेरी कांस्टेंट है क्या, एक इधर जा रहा है कुछ आर लग रहे हैं, एक इधर जा रहा है कुछ आर लग रहे हैं, और जो मेरी डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो मेरी जो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जब डिस्टेंस काउंट हुई तो हमने एक लेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस आखिरकार क्या होगी। तो मेरा जो टाइमिंग है, पहले को मुझे कितने आर लग रहे हैं, 2 आर, दूसरे को कितने लगे, 2.5 आर। तो अगर मैं इनको जैसे दशमलव में लिखा है तो इसको मैं थोड़ा टोटल कर ले रहा हूँ, जो मेरा टाइम हो जाएगा, इसको अगर मैं 4 कर लूँ और इसको मैं 5 कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब मैं लेट कर लेता हूँ, लेट टोटल डिस्टेंस, मैं टोटल डिस्टेंस लेट कर ले रहा हूँ इन दोनों का एलसीएम। 20 भी लेट कर सकते हैं, तो मैंने इसको दोनों का एलसीएम मैंने लेट ले लिया 20। तो इन दोनों की मैंने लेट कर ली कि टोटल जो इनकी डिस्टेंस कितनी निकाल आ रही है, 20। इन दोनों का जो एलसीएम होगा उसी को मैंने ले लिया कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितनी टोटल डिस्टेंस है। तो मैंने डिस्टेंस कर ली, टोटल इनकी कितनी है, 20। ओके, 20 मेरी टोटल डिस्टेंस आ गई। तो अब इनकी अगर डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है तो जो मेरी स्पीड होती है डी बराबर होता है मेरा एस इंटू टी। तो अगर डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है तो जो टाइम के जस्ट रिवर्स हो जाती है स्पीड, तो स्पीड मेरी कितनी हो जाएगी, 5 और 4। ओके, तो 5 और 4 हो गए, टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली 20। तो 5 और 4 20। तो ये क्या है, एक जो है मेरी कार है 3:30 पे चली है और एक मेरी कितने पे चली थी, 3 पे। तो 3:30 से जो आधा घंटा बीच में जो गैप है, अगर मैं दोनों को 3:30 पे चला दूं तो मैं सीधे उन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस जितनी बचेगी उसको डिवाइड करके निकाल लूँगा। तो मैंने जैसे ही लेट करी तो हाँ, इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस, तो ये आधा घंटा चली पहले। तो जो स्पीड मेरी है पहली है 5 घंटे, वो 5 किलोमीटर पर स्पीड के 1 घंटे में चलती है। तो आधा घंटा जब चलेगी तो मेरा टोटल कितना चलेगी, 2.5। ओके, 1 घंटे में अगर 5 चलती है तो 3:30 यानी आधा घंटा मैंने इसको पहले चला लिए, तो 2.5 आर चली, बचा मेरा कितने, 20 में से मैंने 2.5 आर माइनस कर दिए तो मेरा कितना बचा, 17.5। इसको और चलाना है। अब ये जो 17.5 आर 20.5 है, इसको कवर करेंगी दोनों किससे, अब चूंकि दोनों का टाइमिंग मैंने पहले इक्वल कर लिया कि मतलब दोनों 3:30 पे चली, पहले दो एक ज़्यादा थी एक कम, तो मैंने दोनों को पहले इक्वल किया। तो इक्वल किया तो दोनों एक टाइम पे हो गई, तो 5 4 9। तो टोटल इन दोनों की मुझे वो क्या मिल जाएगी, रिलेटिव स्पीड 9। टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी थी, 17.5। तो मैं अभी तक कहाँ पे आ चुका हूँ, 3:30 पे, मतलब 3:30 पे मेरा टाइम हो गया है। टोटल टाइम मैं निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट, अब मैं इन दोनों को किया तो मेरा कितना हो गया, ये हो गया 90। तो 5 से काटा मैंने तो 5 3 15, 5 3 15, 5 50 25, और ये 5 से मैंने काटा तो 5 18। फिर मैंने काटा तो 5 7 35, सॉरी कुछ मिस्टेक, 5 3 15, 5 50 25, 5 से मैंने काटा तो 18, तो मुझे 60 करना है। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, देखो मिस्टेक गाइज यहाँ पे हुई है। जो ये टोटल डिस्टेंस मैंने मानी है, एक्चुअली इन दोनों का एलसीएम मानना था, सॉरी क्या यार। जो ये डिस्टेंस मैं मानूंगा एलसीएम ऑफ 2r, और ये जो ये मेरी कितनी है 2.5, तो मैं इन दोनों का एक्चुअली एलसीएम लेता हूँ। अगर ये जैसे एलसीएम अगर हम उसका ज़्यादा लेते हैं तो वो जो मेरी स्पीड है वो ज़्यादा दिखाने लगती है, टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस वजह से एलसीएम हम इनका लेंगे। तो टोटल ये मेरा एलसीएम अगर निकालूंगा 2.5 और 2 से मेरा टोटल कितना निकल आएगा, 10। तो मैंने लेट कर लिया कि जो मेरी टोटल डिस्टेंस है, लेट टोटल डिस्टेंस जो मेरी होगी इक्वल टू 2.5 और 10, तो ये मेरी टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी, 10। अब 10 में मैं ये करूँगा 2.5 आर मेरी क्या कर चुकी है, कवर कर चुकी है। 2.5 मेरी टोटल 10 थी, 2.5 अगर कवर कर चुकी तो मेरे पास बची कितनी डिस्टेंस, 7.5। अब ये जो 7.5 है मेरी, ये दोनों रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरी एक जो है कार वो इधर साइड जा रही है एक्स से वाई, और जो दूसरी है जस्ट इसकी अपोजिट वाई से एक्स जा रही है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, तो ये 7.5 आ गया। अब मेरे पास हो गया 9।
तो 7.5 अपान 9, मैं टोटल चेक कर लो कितने आर लगेंगे। तो इसको काटो तो 15 बजे 75, 15 छक्का 90। अब टोटल मेरे पास कितनी थी, ये मेरा क्या निकला आर में, मुझे करना है मिनट में, तो 6 10 जा, तो टोटल मुझे कितना लग गया 50 मिनट। ओके, तो ये जो है दोनों कारें हैं कहाँ पे, एक समय जो किस टाइम पे मिलेंगी, 50 मिनट बाद मिलेंगी। तो टोटल में कितना था 330 और प्लस 50 मिनट में इसमें ऐड कर दूंगा, तो 30 मिनट ये हो जाएगा मेरा। तो इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा 420। तो 420 है क्या कोई ऑप्शन में, तो ये 420। तो गाइस यहाँ पे सिली मिस्टेक्स मुझसे हो गई थी जल्दी जल्दी में। ये जो यहाँ पे मानते हैं एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ही हम टोटल डिस्टेंस मानते हैं, और इसका बेसिक मेथड करेंगे तो बहुत बड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज माई फॉल्ट, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट है, ये मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सारी थोड़ा दूर दूर पे हैं तो मैं चेक कर ले रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा 36.45 ये है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे बोर्ड मास का रूल पता हो कि बोर्ड मास कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये 36.45 है, तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा डिवाइड, तो डिवाइड में इसमें कर दे रहा हूँ तो 3.645। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरी 2 अंक बाद डिजिट है, 2 अंक बाद दशमलव के इधर वर्ड है और इधर 1 अंक, तो मैं दोनों को पहले इक्वल करूंगा। तो इक्वल अगर मैं करूंगा तो यहाँ मैंने 10 एक जीरो बढ़ा दिया, तो नीचे तीनों मेरे क्या हो गए इक्वल डिजिट के बाद, तो मैंने कट किया, दोनों कट गए, तो मेरे क्या ऊपर निकला 10। तो ये मेरा 10, फिर मल्टीप्लाई 36.45, फिर मेरा क्या है आगे डिवाइड। तो यहाँ पे देखो मैं सीधे मल्टीप्लाई करने में सिली मिस्टेक्स क्या हो सकती है कि मैं सीधे मल्टीप्लाई कर दूं, बट नहीं, इसके आगे भाग दे रखा है। तो 364.5 प्लस 36.45 माइनस 3.645, तो सॉल्व करते हैं। तो मैंने 3 इसमें देखो 10 इंटू 36 पॉइंट ये हो गया मेरा 45 बटे 364.5। तो यहाँ देखो मेरा 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद है, यहाँ मेरा 3 अंक के बाद है, तो मैं यहाँ दोनों इक्वल कर ले रहा हूँ। तो यहाँ भी मैंने इक्वल कर लिया, यहाँ भी इक्वल, दशमलव दशमलव खत्म। तो ये हो गया मेरा कितना 1/10, तो ये मेरा हो गया 1/10, काट दूंगा अभी, प्लस 36.45 माइनस 3.645। तो ये मेरा 10 से 10 खत्म, इसको मैं करूँगा तो 1/10, तो 1 प्लस 36.45 माइनस 3.645। अब इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो 36 एक 37, 37 में से अगर 3 मिल जाएगा 33 के आसपास, तो 33 में से मेरे आसपास एक ही है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट। मुझे लग रहा है मैथ्स का अपना, सॉरी इसके बाद मैथ्स का अपना लास्ट है। बोला है एक व्यक्ति है 3600 रुपए के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। ओके, तो मतलब कोई एक पर्सन था, 2 खिलौने खरीदने गया, टोटल उसने 3600 रुपए में 2 खिलौने ए और बी खरीदा। अब उसने क्या किया, पहले खिलौने ए को 20% और बी को 50% के लाभ पर बेच दिया। ओके, तो दोनों खिलौनों का बिक्री मूल्य बराबर होता है। अब यहाँ पे जो भी कंडीशन कर रहा है ना, ये बोल रहा है कि लेट, मैंने एज्यूम कर लिया, बहुत सिंपल टर्म होता है, इसको आराम से करना होता है। तो बोला कि 2 वस्तुएं हैं ए और कोई बी थे, ठीक। अब ए और बी को इसने क्या बोला, ए को इसने 3600, सॉरी ए और बी को टोटल इसने कितने 3600 रुपए में खरीदा। ओके, अब बोला है कि ए एस पी, तो जब भी मेरा एस पी जब इक्वल होता है तो हमें यहाँ से सीधे निकलता है कि अब देखो एस पी यहाँ पे इक्वल बोल रहा है कि ए को 20% प्रॉफिट और बी खिलौने को 50% का प्रॉफिट। मतलब जो मेरा ए है, ए का जो मेरा 120% होगा वो बी के 150% के इक्वल होगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एस पी इक्वल है। जब एस पी इक्वल होता है तो ये दोनों डिजिट मेरे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय फार्मूला। तो इक्वल, तो ये मेरा ए, ये दोनों ए और बी का मेरा रेशियो क्या निकला है, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। तो ए और बी के मेरा सीपी का रेशियो क्या निकल आया, 5:4। तो 9 की वैल्यू मेरी क्या दे रखी है 3600, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए बराबर हो गया 9 की वैल्यू 36 नहीं, 1 की वैल्यू 400, तो ये हो गया 2000 और ये कितना हो गया 4 × 4 = 1600। तो बी बराबर मेरा कितना हो गया 1600। अब क्या बोला है, लेकिन अगर वह खिलौने ए को 50% और खिलौने बी को 20% के लाभ पर बोलता है, जस्ट अपोजिट कंडीशन हुए थे। अब बोला ए को 50%, तो 2000 को मैं अगर 50% यानी 150% इसका निकालूं तो ये मेरा कितना हो गया, ए का 50% टोटल प्रॉफिट पूछा है ना, तो सॉरी, लेकिन अगर वह ए को 50% खिलौने मूल बराबर होता है, लेकिन अगर वह खिलौने ए को 50% और खिलौने बी को 20% लाभ पर बेचे तो खिलौने बी का बिक्री मूल्य क्या होगा,
तो ए का तो हमसे पूछा ही नहीं, बी का ही सीधे पूछा है, तो बी मेरा कितने का है 1600 रुपये का। अब इसको मुझे कितने पे बेचना है 20% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो 120% इसका निकाल दे, अपना हो गया आंसर। तो 12 का गुड़ा अगर 12 120 और बाछंग 72, तो ये 1 sin 2, तो 1920, तो 1920 है क्या कोई, तो ये मेरा सीधा क्या हो जाएगा आंसर। तो मैंने ऐसे किया, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि समझाना पड़ रहा है, बाकी ऐसे मैं करूँगा तो बहुत जल्दी कर दूंगा। तो सीधे मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1920। तो गाइज ठीक है, अभी मुझे थोड़ा पॉज लेना होगा, पॉज लेके मैं हो सकता है दूसरे वीडियो में रिकॉर्ड करूँ ये जो रीजनिंग का है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थक गया, बोलने का एक्सपीरियंस थोड़ा नहीं था उतना। बाकी आप नीचे वीडियो में कमेंट करके बताइए कैसा आपके सॉल्यूशन लगा, और अगली बार मैं ये प्रयास करूँ कि और थोड़ा जल्दी करूँ। बस एक थोड़ा मुझे शिकायत ये मिली थी कि मैं अगर जब खुद से करने लग रहा हूँ, अगर पर्पज से कि जल्दी जल्दी ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, तो उसकी शिकायत ये आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही समझ रहे हो, तो इस वजह से मुझे थोड़ा बता करना पड़ा। बाकी आप नीचे वीडियो कमेंट बताइए कैसी वीडियो आपको लगी, और नेक्स्ट टाइम पे मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगा। और हो सकता है मैं हिंदी का वो सॉरी हिंदी कह रहा हूँ, रीजनिंग का भी रिकॉर्ड करूँ वीडियो, क्योंकि लास्ट टाइम आप एक बार पेपर देख लीजिए रीडिंग का कैसा था, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। ये ऐसा जो लास्ट टाइम मैंने PYQ कराया था, मतलब मैंने यही चैनल पे एक PYQ पड़ी हुई है 2021 की, उसका लेवल देख लीजिए जो था, और इसका लेवल देख लीजिए। इसमें से अगर आप कुछ कहेंगे तो नॉर्मल ही है पूरा, देख लीजिए कैसा है। ओके करा दूं क्या, ठीक है ये ऐसा था। अगर आप लोग वीडियो का अच्छा कमेंट करेंगे तो हो सकता है, अगर आपकी कमेंट अच्छी आई तो मैं इसकी रीजनिंग भी करा दूंगा जल्दी से, और ये तो और जल्दी हो जाएगा, इसमें मैं कुछ और जल्दी टेक्निक कुछ और बता सकता हूँ आपको कैसे जल्दी करें। ये पेपर देख लीजिए, और जो लास्ट मैंने PYQ कराया था एक्चुअली उसमें से 40 to 50% आप मैच कर सकते हैं, दोनों के सेम ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक दो के अलावा। बाकी अगर जैसे रीजनिंग में आप अगर पूरा क्वेश्चन नहीं चाह रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाह रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 10 या 12 मिनट की वीडियो बना दूंगा, आपकी ये कमेंट के निर्भर करेगी। ओके, तो ये था पेपर रीजनिंग का, देख लीजिए, नेक्स्ट बता दीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू।